प्राचीन काल से ही मैजिक को एक स्पेशल आर्ट माना गया है जिसे केवल कुछ चोजन फ्यू ही मास्टर कर पाए हैं और केवल कुछ चुनिंदा लोगों ने ही इसके मिस्ट्री को छूने की हिम्मत की है। कहा जाता था कि यह भगवान द्वारा दी गई एक ग्रेट पावर है, लेकिन किसी को भी पक्के तौर पर नहीं पता था कि यह सच है या सिर्फ एक खूबसूरत मिथ। सोसाइटी में किसी मैजिशियन से मिलना बेहद रेयर था, लेकिन कई सालों बाद बेरियल एम्पायर के हिस्ट्री में कुछ अनयूजुअल हुआ। पहली बार एक आदमी जिसके पास अपनी यूथ से ही मैजिकल एबिलिटीज थी, उसने एक ग्रेट पावर के थ्रोन पर कब्जा किया। ऐसा लग रहा था कि इससे मैजिशियंस का एरा खत्म हो जाएगा, लेकिन इवेंट्स कुछ अलग ही तरीके से आगे बढ़े। एक डीप डंजन में अजीबोगरीब इवेंट्स घट रहे थे, जहां दीवारों पर लगी टॉर्चेस उस अंधेरे बेसमेंट में डिम लाइटिंग दे रही थी। अपने घुटनों के बल बैठकर गार्ड ने प्रिजनर से पूछा कि आखिर मैजिक की जरूरत ही क्या है, और क्लेम किया कि केवल लोएस्ट ऑर्डर के वीक और इनसिग्निफिकेंट क्रीचर्स ही इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके सामने एक बेबस लड़का पड़ा था जिसे ऐसे स्पेशल शैकल्स में बांधा गया था जिन्हें तोड़ना इम्पॉसिबल था, और कोई भी चीज उसे अपनी चेन से एस्केप करने में मदद नहीं कर सकती थी। उसके हाथ भी बंधे हुए थे, उसका शरीर अब्रेजन से भरा था, वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड था और उसके लंबे सफेद बाल जमीन पर बिखरे हुए थे। इस लड़के का नाम था यांग। अपनी आवाज में अननोयंस के साथ उसने गार्ड क्रॉन से कहा कि वो जरा भी नहीं बदला है, और उस कोल्ड स्टेयर के जवाब में कड़वाहट से मुस्कुराया। पजल होकर गार्ड ने मलिशियसली पूछा कि उस प्रिजनर का क्या मतलब है और वो किस बात का हिंट दे रहा है। उसे किसी ट्रिक का एहसास हो रहा था। अपने चाइल्डहुड को याद करते हुए यांग को अपना वो ओपिनियन याद आया कि ज्यादातर मैजिशियंस किसान परिवारों में पैदा होते हैं, और उसे लगा कि क्रोनी उसे बस वार्निंग दे रहा था। उस समय उसने लगातार उस लड़के को अपनी एबिलिटीज छिपाने की जरूरत पर जोर दिया था, वरना उसे मैंशन में ही एक्सपेल और ह्यूमिलिएटेड किया जा सकता था। लेकिन अब हीरो को एहसास हुआ कि वो सर्वेंट लोअर मैजिक से जेलस था, और यही वजह है कि जब यांग ने यह बात सीधे तौर पर कही तो ओवरसियर उसके शब्दों से शॉक रह गया। ट्रूथ सुनकर एनरेज होते हुए उसने अपना हाथ घुमाया और यांग पर शट अप चिल्लाते हुए पूरी ताकत से उसके चेहरे पर मारा। अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब वो लड़का एग्जॉस्टेड होकर जमीन पर गिर गया तो उसने चिल्लाकर कहा कि इससे कुछ नहीं बदलता, क्योंकि पावर पूरी तरह से उसी के हाथों में है। यांग के सिर पर अपना पैर रखते हुए उसने डिक्लेयर किया कि यांग उसके रास्ते में आ रहा है और उसे हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाना चाहिए। उसकी तरफ मलिशियसली घूरते हुए क्रोनी ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये लड़का मरना चाहता है, और अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए उसने अनाउंस किया कि उसे ये करना ही होगा और उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। बिना छोड़े उसने कहा कि एक रिलेटिव होने के नाते वो एक क्विक डेथ एंश्योर करेगा, और यांग अपनी आंखों के सामने स्वॉर्ड देखकर उन्हें पूरी तरह से खोल देता है। सडनली कॉरिडोर में हवा का एक झोंका आया और मोमबत्ती की लपटें फड़फड़ाने लगी, क्योंकि कोई तेजी से डंजन के उन डार्क कॉरिडोर से दौड़ता हुआ आ रहा था। उसी पल एक सर्वेंट अंदर आया और वार्डन को इन्फॉर्म किया कि ड्यूक हेलन की तरफ से एक अर्जेंट न्यूज है जिसके लिए इमीडिएट रिस्पॉन्स की जरूरत है। अपने दांत पीसते हुए क्रॉन मुड़ा। वो एंग्री और इरिटेटेड था, क्योंकि उसे यांग के साथ डील करने और जो उसने शुरू किया था उसे खत्म करने से रोक दिया गया था। हमारे हीरो को स्टोन फ्लोर पर पड़ा हुआ छोड़कर उसने सर्वेंट से कहा कि वो एक पल में वहां पहुंच जाएगा, और पूरी दृढ़ता के साथ एग्जिट की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद हीरो उठकर बैठ गया और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्ट्रगल्स और ट्रायल से भरी उसकी जिंदगी का अंत इस तरह होना था। पास्ट को याद करते हुए उसने सोचा कि उसने सब कुछ पॉसिबल किया, और उम्मीद की कि कम से कम कोई तो ड्यूक जैन वरोशन के बारे में उसकी मेमोरी को प्रिजर्व करेगा। लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर वीक होने लगा और वो अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगा। सब कुछ ऐसा था मानो उसकी आंखों के सामने एक कोहरा तैर रहा हो। अपनी कॉन्शियसनेस के अंधेरे के बीच उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। एक स्ट्रेंजर ने उसे योर हाइनेस कहकर पुकारा और उससे जागने की भीख मांगी। उसकी आवाज कांप रही थी। अपनी आंखें खोलते हुए जैन ने न्यूम को देखा और पूछा कि वो यहां कैसे आई, लेकिन उस लड़की ने कहा कि एक्सप्लेन करने का समय नहीं है और उसे भागने की जरूरत है। उसे रोकते हुए उसने कॉन्फेस किया कि ये उसी की बदौलत था कि वो एक मैजिशियन और यहां तक कि एक एम्परर भी बन पाया था। जालीदार खिड़कियों से चमकते चांद की तरफ देखते हुए, अपना सिर नीचे किए हुए और आंखों में आंसू लिए, उसने कहा कि वो हार मान रहा है और अब फाइट नहीं करेगा। उसने तय किया था कि जो जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दे। न्यूम ने बिविल्डरमेंट में पूछा कि क्या वो सेकंड इंपीरियल पैलेस के बगल वाली मैजिशियंस की बिल्डिंग के बारे में भूल गया है। एक बच्चे के रूप में
वो अक्सर वहां छिपता था और रोता था, और उस लड़की ने उसे एश्योर किया कि अगर वो वहां गया तो उसके पास सैल्वेशन का एक चांस होगा। उस वक्त यांग हमेशा उसकी बात सुनता था, और वे एक साथ मैजिक पर कई किताबें पढ़ते थे, एंशिएंट स्पेल्स के सीक्रेट्स को समझने की कोशिश करते हुए। अब उसे नहीं पता था कि क्या हुआ है, लेकिन उसे कंधों से पकड़ते हुए उसे सिंसियरली बिलीव था कि वो सब कुछ हैंडल कर सकता है। सडनली सब कुछ एक ब्राइट येलो लाइट से रोशन हो गया और एक प्रोटेक्टिव डोम दिखाई दिया। यांग ने अलार्म में उससे पूछा कि ये क्या हो रहा है, और तभी उसकी नजर उस लड़की के हाथ से बहते खून पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि वो लड़की अपने खून से ठंडी स्टोन ग्राउंड पर सिंबल्स बना रही थी। हॉरर में वो चिल्लाया कि वो तुरंत इस डेंजरस स्पेल को रोक दे, क्योंकि इसका अंजाम ट्रेजेडी हो सकता है। लेकिन उस लड़की ने जवाब दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ब्लड पहले ही बह चुका है, और इस प्रोसेस को उसकी पावर से भी इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। एक ही पल में बिजली की एक ब्लाइंडिंग फ्लैश ने उस स्पेस को रोशन कर दिया, जिसके बाद एक डेफनिंग और टेरिफाइंग एक्सप्लोजन हुआ। क्रोनी तेजी से चेंबर में घुसा और हॉरर में पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। जो कुछ उसने देखा उससे फियर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक अनयूजुअल मैजिकल ग्लो ने उस स्पेस को भर दिया था, डंजन को एक ब्राइट लाइट से रोशन करते हुए, और वो स्पेल अपना असर दिखाने लगा था। एक स्माइल के साथ नाम ने कहा कि भगवान कभी ऐसी मिसफॉर्चून्स नहीं भेजता जिन्हें ओवरकम ना किया जा सके, जबकि उसके पीछे खड़े सर्वेंट ने स्ट्राइक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड घुमाई। एक ही पल में जमीन स्कारलेट ड्रॉप्स ऑफ ब्लड से भर गई, जो स्टोन स्लैब्स पर फैल रही थी, वहां मौजूद हर लिविंग क्रीचर के अंदर फियर और हॉरर पैदा करते हुए। एक ही ब्लो में क्रो ने उस लड़की को मार डाला, और यांग हॉरर में देखता रह गया जब उसका लाइफलेस बॉडी डंजन के ठंडे स्टोन फ्लोर पर गिर पड़ा। उस लाश को देखते हुए यांग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है, और उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी टेरिबल और एंडलेस ड्रीम में हो। उस ब्लडीड स्वॉर्ड को उठाते हुए सर्वेंट ने डिक्लेयर किया कि यांग को प्रे करनी चाहिए कि वो जिंदगी में फिर कभी दिन का उजाला न देख पाए। जमीन एक बार फिर से स्कारलेट ड्रॉप्स ऑफ ब्लड से भर गई। इस बार उस रूथलेस गाय ने उसके साथ डील कर लिया था, लेकिन हीरो को नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। यांग का सिर उस लड़की के भगवान, ट्रायल्स और फेथ के आखिरी शब्दों से भरा हुआ था, जो अब उसे लगभग प्रोफेटिक लग रहे थे। फ्रैगमेंट्स की तरह उसे अपना पास्ट याद आने लगा, कैसे वो एक बार एक पावरफुल एम्परर बना था और उसने एक पूरे एम्पायर पर रूल किया था। कैसे उसने मैजिक के एक सीक्रेट मैंशन में नाम के साथ समय बिताया था, और ये सब खत्म होने के बाद वो इस डंजन में कैसे पहुंच गया बिना ये समझे कि उसकी गलती क्या थी। उसकी आखिरी मेमोरी उस लड़की की स्माइल थी, जो एक पल में गायब हो गई थी और अब बस एक बिटर मेमोरी बनकर रह गई थी। मैजिक की बदौलत वो एक अजीब वेटलेसनेस में तैरता हुआ महसूस कर रहा था, अपने शरीर को डिसअपियर होते हुए और अपनी सोल को धीरे धीरे रीबॉर्न होते हुए महसूस कर रहा था। अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए उसने अपने यंगर सेल्फ को देखा जैसा वो कई सालों पहले था, और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो इस मिरेकल से पूरी तरह अमेज था। उगते हुए सूरज ने धीरे से पाइन ट्रीज की चोटियों को रोशन कर दिया। पत्तों के बीच से छनकर आती रोशनी एक कंफर्ट और ट्रांक्विलिटी का एहसास पैदा कर रही थी। जंगल के बीचों बीच एक लक्सूरियस मैंशन खड़ा था, जिसके स्पेशियस ग्राउंड्स को फाउंटेन्स, गार्डन्स और फ्लावर बेड्स से सजाया गया था। पैलेस के कॉरिडोर में काउंट की तेज आवाज गूंज रही थी। उसके शार्प वर्ड्स पत्थर और मार्बल की दीवारों से टकरा रहे थे। यांग की तरफ देखते हुए वो चिल्लाया कि इस लड़के को तो चलना भी नहीं आता, और उसने तुरंत उसे उठने का ऑर्डर दिया, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्शन की गुंजाइश नहीं थी। पास ही खड़ी काउंटेस और वो लड़का उस पर हंस रहे थे, ये कहते हुए कि उन्होंने उसे सिर्फ उसकी मां पर पिटी खाकर पनाह दी है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। उस लेडी ने इंटरेस्ट के साथ पूछा कि क्या काउंट यांग को अपना बेटा मानता है, लेकिन उस आदमी ने शार्पली ऑर्डर दिया कि वो अपनी जुबान पर लगाम रखे और सर मोलेने के सामने इस तरह की बात ना करे। उठने की कोशिश करते हुए यांग को अपना सिर घूमता हुआ महसूस हुआ, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है या ये सब लोग कौन हैं। इसलिए उसने ड्यूक से पूछा, लेकिन ड्यूक ने फिर से डिमांड की कि वो खड़ा हो जाए। एक बार अपने पैरों पर खड़े होने के बाद हमारे हीरो ने उस अजीब इंटीरियर के चारों ओर देखा और पूछा कि ये सब लोग कौन हैं, और वे उसकी तरफ इतनी कोल्डली और वेयरली क्यों देख रहे हैं। मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखकर हीरो बहुत सरप्राइज्ड हुआ, क्योंकि उसने खुद को देखा था, लेकिन एक पूरी तरह से डिफरेंट फॉर्म में। पजल होकर यांग ने हैरानी से चारों ओर देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो रियलिटी में ये सब देख रहा है। एक मलिशियस टोन में ड्यूक ने यांग से कहा
कि वो अपने फादर को डिस्ग्रेस करना बंद करे और सर मोलेने के सामने डिग्निटी के साथ बिहेव करे, क्योंकि ये मीटिंग उसका फ्यूचर तय कर सकती है। उसकी तरफ देखते हुए उसे समझ नहीं आया कि किस एम्परर की बात हो रही है, लेकिन उसने तय किया कि वो कोई सवाल नहीं पूछेगा और साइलेंट रहेगा। यांग के इस एक्सप्रेशन से एंगर्ड होकर उस आदमी ने एक इंपीरियल डिक्री निकाला और उसे दिखाया, अपनी बातों को प्रूव करने की कोशिश करते हुए। एक्सप्लेन करते हुए उसने कहा कि उसने उसे ये डॉक्यूमेंट उसकी इलिटरेसी की वजह से नहीं दिखाया था, लेकिन यांग अच्छी तरह जानता था कि उसने कोई डिक्रीज जारी नहीं किए थे। डिस्करेज्ड होकर वो कॉरिडोर के बीचों बीच खड़ा था, ये सोचकर कि किसने उसकी जगह ले ली होगी और अब वो किसके बॉडी में है। अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर उसने डेट देखी और इनकॉम्प्रहेंशन के मारे उसका दिल जैसे बैठ गया, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था उसने उसकी जिंदगी के यूजुअल ऑर्डर को पूरी तरह डिसरप्ट कर दिया था। 1100 की डेट वाले उस डिक्री को गौर से देखते हुए यांग को रियलाइज हुआ कि ये सब 98 ईयर्स पहले हुआ था, उसके पैदा होने से भी बहुत पहले। सडनली किसी ने उसके हाथों से वो डॉक्यूमेंट स्नैच कर लिया और यांग पूरी तरह फ्रीज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास सब कुछ इतनी जल्दी और एब्रप्टली क्यों हो रहा है। वो चेल था जिसने इरिटेबली पूछा कि उसका भाई इतनी देर से डॉक्यूमेंट्स को क्यों स्टडी कर रहा है जब उसे पढ़ना तक नहीं आता और वो बस टाइम वेस्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हुए काउंट ने कहा कि सेरेमनी के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर को लाने के लिए उसे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा है। उसके पीछे हीरो ने मेज को विस्परिंग करते हुए सुना कि ये पहली बार है जब उसने ऐसी किसी चीज का एनकाउंटर किया है और वे सोच रही थी कि यांग इस बार क्या करेगा। अपनी वॉच पर नजर डालते हुए उसने सोचा कि वो ईयर 1100 में आ गया है और करंट एम्परर के बारे में कुछ नहीं जानता, जिसका जिक्र हर कोई बातों बातों में कर रहा था। मिरर रिफ्लेक्शन में हीरो ने एक स्ट्रेंजर का चेहरा देखा और उसे यकीन नहीं हुआ कि ये वो खुद है, मानो रियलिटी ही उसके साथ कोई क्रूएल जोक कर रही हो। सडनली उसने खुद को उस लड़की के साथ इमेजिन किया जिसके हाथों में वॉच थी। पूरा एरा पीछे की तरफ दौड़ रहा था और यांग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। नाओमी के स्पेल्स को याद करते हुए उसे रियलाइज हुआ कि उसके मैजिक का ही रिजल्ट था जिसने टाइम को पीछे मोड़ दिया और उसे पास्ट सेंचुरी में ट्रांसपोर्ट कर दिया। बाहर समर का पीक था, सन ने पूरे मैंशन को रोशनी से भर दिया था और डाइनिंग रूम की खिड़कियों से एक वेल केप्ट हरे गार्डन का शानदार नजारा दिख रहा था। यांग के सामने मीट और वेजिटेबल्स की एक प्लेट रखी थी। वो फूड बहुत एपेटाइजिंग लग रहा था और उसमें से एक टेम्पटिंग अरोमा आ रही थी। एक टुकड़ा काटकर यांग ने उसे अपने मुंह में रखा और उसके टेस्ट को सेवर किया, जो प्रिजन के खाने से बिल्कुल अलग था। काउंटेस और उसका बड़ा भाई चेल बिविल्डरमेंट में उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह खुली थी, मानो उन्होंने कुछ इनक्रेडिबली स्ट्रेंज देख लिया हो। अपना मुंह पोंछते हुए उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि प्रिजन में भूखे रहने के बाद उसे बहुत कॉशियसली और स्मॉल पोर्शंस में खाने की आदत हो गई थी। एक स्माइल के साथ अपने हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े हुए मालिन ने कहा कि प्रॉपर टेबल मैनर्स ऐसे ही डिस्प्ले किए जाते हैं। सर की काइंडनेस को नोट करते हुए काउंट ने उनसे एम्परर से बात करने को कहा और उस आदमी ने एश्योर किया कि वो डेफिनेटली ऐसा करेगा। उस आदमी ने इंटरेस्ट के साथ नोट किया कि फिलॉसफी की स्टडी अब बहुत फैशनेबल हो गई है और उसने यांग से पूछा कि वो इस फील्ड के बारे में क्या सोचता है। जैसे अचानक कुछ रियलाइज करते हुए वो पहले बड़े बेटे की तरफ मुड़ा और पूछा कि उसे कौन सा फिलॉसफर पसंद है, जिसने डिस्कंसर्टेड चेल को पूरी तरह से एम्बेरस कर दिया। उस लड़के ने कम से कम एक फिलॉसफर का नाम याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आया और उसके थॉट्स पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। अपने भाई की तरफ इंटेंटली देखते हुए जैन को रियलाइज हुआ कि मालिन इस फैमिली के एजुकेशन के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हीरो ने कहा कि उसे फिलेने पसंद है और सर ये देखकर सरप्राइज्ड रह गए कि वो लड़का उस थिंकर के वर्क से फेमिलियर था। एक स्माइल के साथ यांग ने आगे कहा कि उस सेज की ह्यूमैनिस्टिक आइडियोलॉजी एक मोनार्क के पाथ को समझने में मदद करती है, और यह सुनकर मालिन पूरी तरह डिलाइटेड हो गया। जहां काउंटेस साइलेंटली खाना खा रही थी, वही काउंट ने एक स्माइल के साथ कहा कि वो जेंटलमैन क्लियरली उन्हें फ्लैटर कर रहा था और रिमार्क दिया कि ये सब बहुत सिंपल लग रहा था। एक सीरियस टोन में उस आदमी ने नोट किया कि ड्यूक का बेटा इतना इंटेलिजेंट है कि सिर्फ एम्परर ही नहीं बल्कि बारबेरियंस भी उसे जरूर नोटिस करेंगे। ये शब्द सुनकर यांग सोचने लगा कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं और उसने अस्यूम किया कि वे नाइट बारबेरियंस को रेफर कर रहे थे, जो कि उनके फॉर्मिडेबल नेबर्स थे। दुनिया में ब्रोक का नाम की केवल एक ही टेरिटरी थी
जिसके बॉर्डर पर क्लैन के वॉरियर्स और पावरफुल एम्पायर बसते थे। ख्यालों में लॉस्ट होकर हीरो ने पूछा कि क्या यह सच है कि फैमिली ने उस वॉरलाइक क्लैन के साथ एक पीस अग्रीमेंट साइन किया है। सडनली उसके फादर ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, उसे रियलिटी में वापस लाते हुए और फ्यूचर के बारे में उसके हेवी थॉट्स को इंटरप्ट करते हुए। एक स्माइल के साथ काउंट ने कहा कि उसे यकीन है कि उनका बेटा जल्द ही पीस का सिंबल बन जाएगा। लेकिन यांग को याद था कि एक दिन उसे बारबेरियंस को सौंप दिया जाएगा। वहां के माहौल को डिस्टर्ब ना करने के लिए हीरो मुस्कुराया और अपने फादर से अग्री किया, हालांकि उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। बाहर से मैंशन बहुत पीसफुल लग रहा था, लेकिन अंदर एक स्कैंडल शुरू हो गया जिसने परिवार की उस फ्रेजाइल पीस को पूरी तरह डिसरप्ट कर दिया। और यहीं से कहानी उस भयानक मोड़ पर आ खड़ी होती है। काउंट का सबसे बड़ा बेटा यांग पर बुरी तरह चिल्ला रहा था। उसका कहना था कि सिर्फ उनके परिवार में शामिल हो जाने से वो कोई नोबलमैन नहीं बन जाता और उसे अपमानित करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। हीरो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि अगर उसे भाइयों का हिस्सा नहीं माना गया होता तो उसकी जगह उन्होंने चिल को एग्जाइल में भेज दिया होता। यह सुनकर वो आदमी रेज में आ जाता है और एक वास उठाकर यांग पर चिल्लाता है। वो इस बात से आउटरिच था कि यांग की उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई, और वो उस पर हमला करने के लिए अपना हाथ उठाता है। सडनली वो वास उसके हाथों से फिसल जाता है और टाइल फ्लोर पर गिरकर टुकड़ों में बिखर जाता है, जिसके ग्लास शार्ड्स हर तरफ उड़ने लगते हैं। यांग शांति से ये सब देख रहा था, जबकि उसका भाई चिल्लाता है कि वो अपनी मां की तरह ही मरेगा और एक मियर पीस ऑफ ट्रैश को उसे कॉन्ट्राडिक्ट करने का कोई हक नहीं है। उसे बस उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। ये सब सुनकर हीरो पूरी तरह से एंगर और रिजेंटमेंट से भर जाता है। अपनी ही मां के ह्यूमिलिएशन के बाद उसका दिल जस्टिस के लिए तड़प रहा था। उसी पल उसे एहसास होता है। एक ही पल में हमारे हीरो की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और पहली बार वो सच में अपने अब्यूजर से रिवेंज लेना चाहता था। अपने भाई को एरोगेंट कहते हुए यांग ने मैजिक का इस्तेमाल किया और उसके आसपास की हर चीज एक येलो लाइट से रोशन हो गई, मानो वहां आग लग गई हो। इस ब्राइट लाइट से अंधा होकर और पूरी तरह से सरप्राइज में पड़कर चिल ने शुरुआत में अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, उस अजीब सॉर्सरी से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए। सडनली वो जमीन पर गिर पड़ा और हैरत से अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगा। वो जो देख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। रियल लाइफ में मैजिक और यांग की एबिलिटीज। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उस लड़के को लगा कि ये कोई सपना है और ऐसा कुछ रियल नहीं हो सकता, मानो कोई मैडनेस चल रही हो। यांग ने मलिशियसली ऐलान किया कि उसके भाई को अपनी जुबान पर लगाम रखनी चाहिए और अपनी मलिशियस जीभ से उसकी मां के बारे में बकवास नहीं करनी चाहिए। अपने भाई की तरफ देखते हुए उसने कहा कि वरना उसे आसानी से काटा जा सकता है। उसकी आवाज में एक गहरा थ्रेट था और उसकी नजरें आसपास की हर चीज को जला रही थी। फ्राइटन होकर चिल ने जमीन पर बैठकर खुद को अपने हाथों से ढक लिया और यांग से भीख मांगने लगा कि वो पास ना आए और उसे अकेला छोड़ दे। सडनली यांग को दरवाजे के पीछे एक आवाज सुनाई दी और वो तेजी से मुड़ा। उसे एहसास हो गया था कि कोई सीधे उसी ऑफिस की तरफ आ रहा है जहां वे ये सब सॉर्ट आउट कर रहे थे। मैलाइन कमरे में दाखिल हुआ और जो कुछ भी हो रहा था उसे इग्नोर करते हुए सुझाव दिया कि दोनों भाई काम डाउन हो जाएं। जब सर ने दरवाजा खोला तो यांग का मैजिक अभी भी कमरे में भरा हुआ था। हवा में एनर्जी और टेंशन महसूस हो रही थी और वो ग्लो पूरे स्पेस को रोशन कर रहा था। अमेजमेंट और इनकॉम्प्रहेंशन के साथ वो आदमी दरवाजे पर ही फ्रीज हो गया, कुछ ऐसा देखते हुए जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। जल्द ही काउंट और उसकी पत्नी वहां पहुंचे और जेंटलमैन का रिएक्शन देखकर पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन मैलाइन के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। वो जो कुछ उसने देखा था उससे पूरी तरह स्टंट था। दरवाजे को जोर से खोलते हुए पिता ने एंग्रिली पूछा कि क्या हुआ है। उनकी आवाज में बहुत बड़ा थ्रेट था। जमीन पर बैठे हुए सबसे बड़े बेटे ने उठने और कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा शरीर फियर और हॉरर से कांप रहा था और वो सच बताने से डर रहा था। करीब आते हुए यांग ने अपने भाई के कंधे को थपथपाया और एक स्माइल के साथ कहा कि उसने तो बस उसे वास के साथ केयरफुल रहने की वार्निंग दी थी। पीछे मुड़ते हुए उसने एक स्माइल दी और चेल से जल्दी उठने को कहा, जबकि वो लड़का हॉरर और सरप्राइज में उसे हैरत से घूरता ही रह गया। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए हीरो ने उसकी मदद करने का ऑफर दिया, जबकि बाकी सभी लोग साइलेंटली खड़े होकर बिविल्डरमेंट में दरवाजे से झांकते हुए इस पूरे सीन को देख रहे थे। पूरी तरह से एंगर्ड होकर
काउंट ने डिमांड की कि हैन्ना तुरंत जैन को उसके कमरे में ले जाए, क्योंकि अब उसके अंदर इस तरह के बिहेवियर को टॉलरेट करने की स्ट्रेंथ नहीं बची थी। वो डार्क हेड मेड तेजी से दौड़कर आई और ओबीडियंटली उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए तैयार हो गई, बिना कोई सवाल किए, क्योंकि उसे ऑब्जेक्ट करने से डर लग रहा था। जैसे ही वो यांग को वहां से ले जाने लगी, उस लड़की ने उससे पूछा कि वो इतना क्लमजी और स्ट्रेंज क्यों है और एक नोबलमैन को शोभा देने वाली डिग्निटी के साथ बिहेव क्यों नहीं कर सकता। उनकी कॉन्वर्सेशन सुनकर मैलाइन पूरी तरह टेंस हो गया। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ और उसे सस्पेक्ट होने लगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो जल्द ही एक अनप्लेजेंट और डेंजरस सिचुएशन में बदल सकता है। अब बात करते हैं हमारे हीरो की, जो धीरे धीरे सेकंड बिल्डिंग के कॉरिडोर से गुजर रहा था। ये बिल्डिंग मेन मैंशन से काफी छोटी और बहुत सिंपल लग रही थी। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक बेड और एक वार्डरोब रखा था। आसपास की हर चीज लकड़ी की बनी थी, जिसमें कोई फ्रिल्स या डेकोरेशंस नहीं थे। जैसे ही यांग ने दरवाजा खोला, उसने तुरंत उस कमरे की मॉडेस्टी और प्लेननेस को नोटिस किया। वहां ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं था जो उसे नोबिलिटी की याद दिला सके। जैसे ही वो अंदर जाने वाला था, सडनली उसने उस लड़की को खुद को एड्रेस करते हुए सुना। पजल होकर वो उसकी तरफ मुड़ा, किसी सवाल की उम्मीद करते हुए। उसने कहा कि उसके पास उसकी मदर का एक लेटर है, क्योंकि हीरो हर दिन रोता था और एक मैसेज भेजने की भीख मांगता था, लेकिन वो खुद वहां से लीव नहीं कर सकता था। उस हीरो के फेट के लिए सॉरी फील करते हुए, जिसके बॉडी में अब वो मौजूद था, यांग को रियलाइज हुआ कि उस बेचारे लड़के के पास एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं था और वो इस मैंशन में एक प्रिजनर की तरह रह रहा था। एक काम टोन में उसने हैन्ना को एश्योर किया कि अब वो और नहीं रोएगा और उससे कहा कि वो वरी ना करे, क्योंकि अब वो एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन चुका है। उसने अपने फूड के बारे में पूछा और हीरो कंफ्यूजन में उसकी तरफ मुड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका उनकी करंट कॉन्वर्सेशन से क्या रिलेशन है। नीचे झुककर बो करते हुए उसने एक्सप्लेन किया कि उसके 5 ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं और वे केवल वही खाते हैं जो यांग उन्हें देता है, इसलिए उसने उससे उन पर पिटी खाने को कहा। यह सुनकर वो डीपली पजल्ड रह गया। यांग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या अब वो अपना फूड देने के लिए ऑब्लाइज्ड है। वो पूरी तरह साइलेंट रहा, एक पॉसिबल सोल्यूशन के बारे में सोचते हुए और सारे कॉन्सिक्वेंसेस को तौलते हुए। एक शॉर्ट पॉज के बाद उसने कहा कि वो अपना फूड देने के लिए अग्री है, लेकिन केवल एक कंडीशन पर। इस बात ने उस मेड को ग्रेटली सरप्राइज कर दिया। एक स्माइल के साथ उसने हैन्ना से कहा कि फ्यूचर में जब भी उसे जरूरत पड़े तो वो उसकी मदद करे। एक शॉर्ट पॉज के बाद वो लड़की कॉन्फिडेंटली अग्री हो गई, ये कहते हुए कि वो शाम को वापस आएगी। उसने सिंसियरली अपने मास्टर को थैंक यू कहा और कमरे से बाहर चली गई, जैन को उसके ख्यालों के साथ अकेला छोड़ते हुए। दरवाजा बंद होते ही उसने अपना सिर पकड़ लिया और कर्ज करने लगा। उसे रियलाइज हो रहा था कि वो कितनी डिफिकल्ट मेस में फंस गया है और उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। ये बात जानते हुए कि मैजिक एक पर्सन को उसी जगह ट्रांसपोर्ट करता है जहां वे पहली बार अपीयर हुए थे, हीरो सोच में पड़ गया कि उसे इतनी दूर और एक स्ट्रेंजर की बॉडी में क्यों फेंक दिया गया। इस बात पर पॉन्डरिंग करते हुए कि वो अपने जन्म से भी पहले के टाइम में यहां कैसे आ गया, जैन को रियलाइज हुआ कि उसे अर्जेंटली कुछ ऑनेस्ट आंसर्स की जरूरत है और वो आंसर्स उसे केवल इंपीरियल पैलेस के मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में ही मिल सकते थे। अपना दिमाग लड़ाते हुए हीरो ने फैसला किया कि वो एट ऑल कॉस्ट्स वहां जाएगा। उसे नहीं पता था कि इतनी हेविली गार्डेड जगह के अंदर कैसे जाना है, लेकिन वो समझता था कि उसे किसी भी कीमत पर यह करना ही होगा, वरना वो अपना लास्ट चांस खो देगा। लेकिन यहीं से एक नया चमत्कार होता है। सडनली हीरो का कमरा एक स्ट्रेंज ग्लो से इल्यूमिनेट हो उठा, जो डूबते हुए सूरज की याद दिला रहा था और उस ऑर्डिनरी कमरे को एक होमली फील दे रहा था। अपनी हथेली को आगे बढ़ाते हुए उसने उस पर एक बॉल ऑफ फायर जलती हुई देखी, जिसने उसके आसपास के स्पेस को हीट और फ्लेम से भर दिया। अपने हाथ की फिस्ट बनाते हुए जैन को रियलाइज हुआ कि वो जिस बॉडी में है उसके पास मैजिक को कंट्रोल करने की एबिलिटी है और वो इसकी पावर को विथस्टैंड कर सकता है। सबसे इनक्रेडिबल बात तो ये थी कि उसने एक ऐसे आदमी को पोजेस किया था जिसके अंदर जम से ही एक पावरफुल मेज और एक ग्रेट स्पेलकास्टर बनने का एनॉर्मस पोटेंशियल था। खुद को एक एम्परर के रूप में याद करते हुए यांग को सडनली रियलाइज हुआ कि उन दोनों का नाम एक ही था। यह डिस्कवरी उसे बहुत स्ट्रेंज और डिस्टर्बिंग लग रही थी। पजल होकर और ख्यालों में खोकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसे कोइंसिडेंसेस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जो पूरी तरह से मिस्टिकल और फेटफुल लग रहे थे। सडनली उसे दरवाजे के बाहर हैन्ना की आवाज सुनाई दी। वो लड़की फूड लेकर आई थी, लेकिन हीरो ने जवाब दिया
कि वो अंदर आए बिना सब कुछ वही छोड़ सकती है। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खोला, डोरस्टेप पर रखे फूड को देखा और जोर से एक लंबी सांस ली, ये सोचते हुए कि उसकी लाइफ कितनी बदल गई है। उसने देखा कि प्लेट में ब्रेड का एक टुकड़ा और एक ग्लास मिल्क था। यांग को इमीडिएटली रियलाइज हो गया कि किसी ने उसके हार्ड वर्क के रिवॉर्ड के रूप में उसके मील का एक हिस्सा निकाल लिया था। लेकिन इन सर्कमस्टेंसेज में भी अपने लिए लाई गई उस ट्रे को देखकर वो सोचने लगा कि क्या ये छोटा सा डिनर कुछ ज्यादा ही मीगर नहीं है। मैर मोलन के साथ अपने लंच को रिकॉल करते हुए उसने एक गहरी सांस ली। उसे टेबल पर रखे खाने की अबंडेंस और उस फुलनेस की फीलिंग याद आ रही थी, जिसे वो अब बुरी तरह से मिस कर रहा था। यहां तक कि उस समय भी खाने की इतनी ह्यूज वैरायटी के बीच उसने नोटिस किया था कि उनमें गूलियम नहीं था, और उसे रियलाइज हुआ कि ये मिसिंग था। ये एक ऐसा न्यूट्रिशियस फ्रूट था जो बेरियल डाइट का बेस माना जाता था, जिसने सदियों से लोगों का पेट भरा था और पूरे परिवारों को भयानक फमन से बचाया था। एक समय इसे महज एक वीड माना जाता था और इसके बीजों में मौजूद पिट्स पूरी तरह पॉइजनस होते थे। लेकिन इसे कंज्यूम करने के एक सेफ मेथड की डिस्कवरी के बाद मोर्टेलिटी रेट्स तेजी से 85% तक गिर गए थे। उस ट्रे को पकड़े हुए यांग को सडनली रियलाइज हुआ कि रियलिटी में यह डिस्कवरी 50 साल बाद होने वाली थी, फ्यूचर में बहुत आगे, और अभी तक किसी को इस पर सस्पेक्ट भी नहीं था। वो ये सोचने लगा कि अगर उसने गुलू को करेक्टली इस्तेमाल करने का तरीका दिखा दिया होता तो शायद एम्पायर में कभी कोई फमिन आता ही नहीं। उसी पल कहानी आगे बढ़ती है जब वो काउंसिल ऑफिस पहुंचा और उस आदमी ने उसे एक इंपॉर्टेंट न्यूज दी कि परसों एक रिसेप्शन होने वाला है, जिसमें सीधे कैपिटल से आने वाले एडवाइजर्स अटेंड करेंगे। एक सीरियस टोन में यांग ने जवाब दिया कि वो अपना बेस्ट देगा और कोशिश करेगा कि वो इतने इंपॉर्टेंट लोगों के सामने ब्रोकर फैमिली को डिसग्रेस ना करे। सडनली उसके फादर ने अनाउंस किया कि उसकी मदर की तरफ से एक पैकेज आया है, और ये सुनते ही हमारा हीरो पूरी तरह से स्टन रह गया और सरप्राइज में हैरत से अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगा। डेस्क ड्रॉर से उसने एक छोटा सफेद कपड़े का बैग निकाला जो उसके अडॉप्टेड सन के एक लव्ड वन का गिफ्ट था। एक्सप्लेन करते हुए कि इसके अंदर कुछ कॉइन्स और एक लेटर है, उसने उन्हें यांग को सौंप दिया और सजेस्ट किया कि वो अपने टीचर से इसे जोर से पढ़ने को कहें। जब हमारा हीरो उस बैग को एग्जामिन कर रहा था, काउंट ने आगे कहा कि अगर उसका बेटा अच्छे से बिहेव करेगा तो स्कूल के लिए निकलने से पहले वो अपनी मदर से मिल सकेगा। यांग पोलाइटली मान गया। तभी सडनली एक सर्वेंट ऑफिस में दाखिल हुआ और उसने ड्यूक को धीमी आवाज में पुकारा। क्लियरली वो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया था। बिना कोई जवाब दिए उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक काम और कोल्ड एक्सप्रेशन बनाए रखा, अपनी एक्साइटमेंट को छिपाते हुए, और बस साइलेंटली सामने घूरता रहा। वो एब्रप्टली खड़ा हुआ और यांग को अकेला छोड़कर ऑफिस से बाहर चला गया। अब कमरे में केवल पेपर्स की सरसराहट और कैंडल्स की हल्की महक बची थी। दरवाजा जोर से बंद हुआ और कुछ देर बाद हीरो को दीवार के पीछे किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी, जिसने उसे क्यूरियस और एंग्शियस कर दिया। वे किसी कोल्ड बॉय के बारे में बात कर रहे थे और यांग ने सरप्राइज में एंट्रेंस की तरफ देखा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वे किसके बारे में बात कर रहे थे और इस सब का क्या मतलब था। सडनली उसका अटेंशन टेबल पर रखे पेपर्स के एक ऊंचे स्टैक की तरफ गया और उसने करीब जाकर उन्हें गौर से देखने का फैसला किया। अपना मन बनाते हुए उसने कुछ शीट्स उठाई और उनके कंटेंट्स को स्टडी करना चाहा, इस उम्मीद में कि शायद कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए जो इस पूरी सिचुएशन पर रोशनी डाल सके। ग्रेट इंटरेस्ट के साथ उसने उन लाइंस को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि असल में वो बहुत पहले से पढ़ना जानता था। हालांकि उसके आसपास के लोग उसे इलिटरेट और स्टूपिड मानते थे, लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उन पेपर्स को कंपेयर करते हुए जैन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने ऐसे नंबर्स और रिकॉर्ड्स डिस्कवर किए जो आपस में बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे और क्लियरली कुछ छिपा रहे थे। उसे रियलाइज हो गया था कि वो डबल अकाउंटिंग देख रहा है। यान ने कंक्लूड किया कि उसका फादर ट्रेजरी और कैपिटल के ट्रेजरी के लिए तय किए गए टैक्सेस की चोरी कर रहा था। यह फैसला करते हुए कि यह बहुत ही ब्रेजन हरकत थी, हीरो ने सोचा कि शायद इन्हीं सस्पिशंस और वायलेशंस की वजह से सर मोलेने को कैपिटल से यहां भेजा गया था। उसे दरवाजे के चरमराने की आवाज सुनाई दी और उसने उसे धीरे धीरे खुलते हुए देखा। पकड़े जाने के फेयर से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। हैरत से अपनी आंखें बड़ी करके वो पैनिक कर गया। उसे लगा कि वो पकड़ा जाने वाला है। कोई चांस ना लेते हुए उसने क्विकली अपना मैजिक इस्तेमाल करने के लिए कॉन्सेंट्रेट किया। अपनी पावर को डायरेक्ट करते हुए यांग ने ऑफिस की सारी लाइट्स बुझा दी।
जिससे कमरा इंस्टेंटली डार्कनेस में डूब गया। उसे उम्मीद थी कि ये उसे एक्सपोज होने से बचा लेगा। अंदर आते ही काउंट ने सरप्राइज में पूछा कि अचानक सारी लाइट्स क्यों बुझ गई, और उसने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर क्या हुआ है। उसके पीछे आते हुए सर्वेंट ने जवाब दिया कि उन्होंने हाल ही में लैंप्स बदले थे और शायद फिर से कुछ टूट गया है, ये अस्यूम करते हुए कि ये किसी मैलफंक्शन का नतीजा है। कैंडल्स जलाने का सजेशन देने के बाद सडनली यांग जोर से चिल्लाया और ड्यूक बिविल्डरमेंट में उसकी तरफ मुड़ा, थोड़ा फ्राइटन होते हुए। अपोलोजाइज करते हुए बटलर ने कहा कि वो बस किसी चीज से टकरा गया था। ओनर ने ज्यादा अटेंशन ना देते हुए उसे पेपर्स इकट्ठा करने और उन्हें नीटली फोल्ड करने को कहा। सडनली उस आदमी की नजर जैन पर पड़ी और वो उसे वहां देखकर बहुत सरप्राइज्ड हुआ, क्योंकि उसे लगा था कि वो लड़का बहुत पहले ही जा चुका है और अब ऑफिस में नहीं है। एक शार्प मूवमेंट के साथ काउंट खिड़की के पास गया और उसने भारी कर्टन्स हटा दिए, जिससे सूरज की किरणें कमरे में आ गई और उसे रोशनी से भर दिया। जब सब कुछ विजिबल हो गया तो उसने यांग की तरफ क्वेश्चनिंगली देखा, एक एक्सप्लेनेशन का इंतजार करते हुए। लेकिन हीरो साइलेंट रहा, अननेसेसरी वर्ड्स बोलकर खुद को खतरे में ना डालने की कोशिश करते हुए। टेबल से दूर हटते हुए वो मोशनलेस और हम्बली खड़ा रहा, जबकि उसका फादर सीधे उसकी तरफ कोल्ड एंगर और एक हैवी सस्पिशियस गेज से देख रहा था। अपने फैले हुए हाथों में जैन अभी भी अपनी मदर द्वारा भेजा गया कॉइन्स का बैग पकड़े हुए था और ऐसा लग रहा था मानो वो उस गिफ्ट को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करके खुद को डिफेंड कर रहा हो। काउंट का अटेंशन टेबल पर रखे पेपर्स की तरफ गया। उसने नोटिस किया कि वे पहले से अलग तरीके से रखे हुए थे और इमीडिएटली उसे अपने बेटे के एक्शंस पर शक होने लगा। इरिटेशन और एंगर के साथ उस आदमी ने पूछा कि वो लड़का आखिर वहां कर क्या रहा था, लेकिन उसने कामली और एक स्माइल के साथ कहा कि उसके फादर ने उसे जाने के लिए नहीं कहा था। टेबल पर बैठते हुए काउंट ने अनाउंस किया कि अनर्थली क्लैन को जैन द्वारा साइन किया हुआ एक लेटर चाहिए था। जैन ने सरप्राइज में पूछा कि इसकी क्या जरूरत है, ये कहते हुए कि वो बारबेरियंस उनके लिए एक कांस्टेंट हेडेक थे। उसने हीरो से कहा कि वो समय समय पर उनके साथ कॉरेस्पॉन्ड करे। उसने एश्योर किया कि उसका टीचर डिक्टेशन के जरिए लिखने में उसकी मदद करेगा। इन शब्दों के बाद उसने कहा कि उसका बेटा अब जा सकता है। हमारे हीरो ने ओबीडियंटली उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, कोशिश करते हुए कि वो काउंट के मन में कोई अननेसेसरी सस्पिशन या एंगर पैदा ना करे। जब वो बाहर निकला तो दरवाजा चरमराते हुए बंद हो गया और उसकी एको ने उस स्पेस को एक स्ट्रेंज साउंड से भर दिया। हॉलवे में कदम रखते हुए और उस लेटर को देखते हुए उसने सुना कि काउंट सोच रहा था कि उसकी मदर अपने अंधे बेटे को इतने एक्सपेंसिव पेपर पर क्यों लिख रही है और क्या सच में वही लिख रही है। मैसेज पढ़ना शुरू करते हुए जैन को पता चला कि दुर्ग की केयर की वजह से वो ठीक थी और उसने टेंडरली उसके बारे में भी पूछताछ की थी। हॉलवे में चलते हुए हीरो ने हर एक लाइन को केयरफुली पढ़ा, ये कोशिश करते हुए कि कोई डिटेल ना छूटे और वो उन शब्दों के हिडन मीनिंग को ग्रास्प कर सके। उस मैसेज से उसे पता चला कि उसकी मदर अपने बेटे की नई फैमिली से बहुत डिलाइटेड थी और उसने उससे एक रिक्वेस्ट फुलफिल करने को कहा था, अगर वो कभी किसी डिस्टेंट डेजर्ट में जाए। नोट पढ़ने के बाद यांग मुस्कुराया। उसे रियलाइज हो गया था कि इस पूरी स्ट्रेंजनेस के बारे में उसके सस्पिशंस कंफर्म हो चुके थे। अब बस अपने गैसेस को फैक्ट्स के साथ कंफर्म करना बाकी था। शाम को जब चांद ने आसमान में सन्नाटा बिखेर दिया था, कैपिटल से इंपॉर्टेंट गेस्ट्स उस मैंशन में पहुंचे और पूरी ब्रोकर फैमिली ने उनके लिए एक सोलम रिसेप्शन रखा। बो करते हुए दे गोरे ने इनविटेशन के लिए काउंट को थैंक यू कहा और बताया कि उनके घर में होना और उसी फेस्टिव टेबल पर बैठना उसके लिए एक ग्रेट ऑनर था। एक और गेस्ट ने रिस्पेक्टफुली काउंटेस के हाथ को चूमा और खुद को मैक के रूप में इंट्रोड्यूस किया, जिससे वो मुस्कुराई और उसने भी उसे रिस्पेक्ट दिखाई। गार्डन में वाटर लिली से ढका एक छोटा सा पॉन्ड चमक रहा था और उसकी काम सरफेस पर तारों का रिफ्लेक्शन ऐसे दिख रहा था मानो किसी ने पूरा आसमान ही सीधे पानी में उंडेल दिया हो। टेबल पर सर मुलिन ने जैन के मैग्निफिसेंट अटायर को नोटिस किया। यांग ने जवाब दिया कि वो बहुत लंबे समय से इस मीटिंग का इंतजार कर रहा था और कैपिटल की लाइफ के बारे में पूछना चाहता था। एक स्माइल के साथ मैक ने पूछा कि आखिर किस बात ने यांग के अंदर इतना इंटरेस्ट जगाया और उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी की एक लाइवली स्पार्क चमक उठी। हीरो ने इंटरेस्ट के साथ पूछा कि कोर्ट में वे आखिर क्या खाते थे, क्योंकि उसके लिए यह जानना इंपॉर्टेंट था कि हाई सोसाइटी और रॉयल फैमिली असल में कैसे रहती थी। एक काम टोन में दे गोरे ने कहा कि कैपिटल के बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं था। रिच लोग बेहतर और ज्यादा खाते थे,
जबकि पुअर लोग उसी से गुजारा करते थे जो उन्हें मिल पाता था। आखिर में उसने आगे कहा कि नोबल्स के खाने में अभी भी वैरायटी की कमी थी, और जैन ने इंटरेस्ट के साथ पूछा कि वो किस तरह के फूड की बात कर रहा है। अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का फैसला करते हुए उसने पूछा कि क्या होगा अगर कोई ऐसा नया फूड सामने आए जिसे पहले यूजलेस माना जाता था, लेकिन वो गरीबों का पेट भर सके। उसी पल हमारे हीरो के इस सजेशन ने गेस्ट्स को साइलेंस में पूरी तरह फ्रीज कर दिया। वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए, बस पूरी तरह से स्टन रह गए। एक स्माइल के साथ मैक ने इस अनयूजुअल आइडिया को सीधे प्रिंस के साथ डिस्कस करने का सजेशन दिया, उन्हें एश्योर करते हुए कि प्रिंस को ऐसे बोल्ड और इनोवेटिव प्रपोजल्स बहुत पसंद आएंगे। सरप्राइज्ड होकर यांग ने पूछा कि वो आखिर किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसने पहले कभी किसी ऐसे प्रिंस के बारे में नहीं सुना था जिसे फूड में इंटरेस्ट हो। एक्सप्लेन करते हुए दे गोरे ने कहा कि एम्पायर में हिज हाइनेस गेल थे और उन्होंने हमेशा नए और टैलेंटेड लोगों में पर्टिकुलर इंटरेस्ट दिखाया है। रिकॉल करते हुए यांग को रियलाइज हुआ कि वे जरूर गेल वरोशन के बारे में बात कर रहे होंगे, वही इंसान जिसने मैजिशियंस रिबेलियन खड़ा किया था और अल्टीमेटली जिसे एक टेरेबल डिफीट का सामना करना पड़ा था। सडनली उसने खुद को यह सोचते हुए पाया कि ये सारे एम्बेसडर्स उसी आदमी के लोग थे और यहां अपने खुद के बेनिफिट के लिए आए थे। स्माइल्स के साथ उन्होंने उसे एश्योर किया कि यांग डेफिनेटली प्रिंस का दोस्त बन जाएगा, लेकिन हीरो समझता था कि एनिमीज के करीब ना जाना ही बेहतर है और उसने सिर्फ उन्हें यूज करने के बारे में सोचा। अपना वाइन ग्लास टेबल पर रखते हुए मिल्टन ने रिग्रेट के साथ नोट किया कि टाइम बहुत जल्दी बीत गया था और वो इस इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन को बाद में कंटिन्यू करना चाहेगा। उस आदमी ने पोलाइटली पूछा कि क्या काउंट उसकी रिक्वेस्ट को रूड मानेंगे, और होस्ट ने स्लाइटली फ्राउन करते हुए उसकी बात सुनने के लिए अग्री किया। अनएक्सपेक्टेडली मिल्टन ने पूछा कि क्या वो हिज एक्सेलेंसी के साथ अकेले वॉक पर जा सकता है, और काउंट ने कंफ्यूजन में पूछा कि क्या उसका मतलब यांग से था। अग्री करते हुए उस आदमी ने कहा कि वो चेल को उनके साथ भेज देगा। सर ये सुनकर खुश थे, लेकिन चेल खुद अपने भाई के साथ नहीं रहना चाहता था, और यहां तक कि उसे इसके साथ रहने से डर लग रहा था। अपने पसीने से भीगे माथे को रुमाल से पोंछते हुए चेल गार्डन में आया और गेस्ट से पूछा कि क्या वे आ चुके हैं, अपनी टेंशन और एक्सट्रीम फटीग को छिपाने की कोशिश करते हुए। उसकी तरफ मुड़ते हुए मैक ने जवाब दिया कि वे लगभग पहुंच ही गए हैं, और उसने नोटिस किया कि काउंट का बड़ा बेटा बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था। मिल्टन की हैवी गेज खुद पर महसूस करते हुए उसने सजेस्ट किया कि चेल थोड़ा आराम कर ले, ये रियलाइज करते हुए कि उसकी तबीयत क्लियरली ठीक नहीं थी। उसे एक बेंच की तरफ ले जाते हुए डेगा ने कहा कि वे सर और जैन से बाद में मिलेंगे, ये कोशिश करते हुए कि बड़ा बेटा वॉक के बीच में ही बेहोश होकर ना गिर पड़े। एक स्माइल के साथ हीरो ने कहा कि वो सिचुएशन को परफेक्टली समझता है। उसने अपने भाई का ख्याल रखने को कहा और अपने गेस्ट के साथ आगे बढ़ गया। झील की स्मूथ सरफेस को देखते हुए उस आदमी ने नोटिस किया कि पिछली बार उसने हीरो की आंखों में एक गोल्डन ग्लो देखा था, जो बहुत स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग लग रहा था। गार्डन की तरफ देखने वाले एक गजीबो पर रुकते हुए उसने यांग से सीधे पूछा कि क्या वो कोई मैजिशियन है, और उसकी तरफ इंटेंटली देखने लगा, एक आंसर का इंतजार करते हुए। हवा में एक ऑकवर्ड साइलेंस छा गई और यांग सोचने लगा कि क्या उसे अपनी एबिलिटीज एडमिट करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकता था। उस सीक्रेट को बनाए रखने का फैसला करते हुए उसने टेंसली स्माइल किया और कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, अपनी एक्साइटमेंट को छिपाने और खुद को एक्सपोज ना करने की कोशिश करते हुए। मिल्टन ने वार्मली कहा कि प्रिंस गेल हमेशा मैजिशियन से मिलकर खुश होते हैं, क्योंकि मैजिक एक ग्रेट गिफ्ट है जो दुनिया को और पूरी नेशंस के फेट को बदल सकता है। जेन ने डाउटफुली पूछा कि क्या सर के इतने इंटरेस्ट दिखाने का बस यही एक रीजन है, और उसकी आवाज में आयरनी और स्लाइट डिस्ट्रस्ट का हिंट था। पजल होकर मिल्टन ने पूछा कि यांग का आखिर क्या मतलब है, और हीरो ने जवाब दिया कि वो आदमी क्लियरली उसकी पावर्स में इंटरेस्ट ले रहा था, और वो भी सिर्फ प्रिंस की वजह से नहीं। पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए उसने सब्जेक्ट बदलने का फैसला किया और कहा कि उसे यकीन है कि गेस्ट के पास उसके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैन की तरफ देखते हुए मिल्टन साइलेंट रहा और उसकी नजरों से उसकी हेजिटेशन साफ छलक रही थी, मानो वो पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था जिसके बारे में वो सच में बात करना चाहता था। जब हीरो ने पूछा कि क्या सर यहां टैक्स फंड्स के एम्बेजलमेंट को इन्वेस्टिगेट करने आए हैं, तो वो आदमी विजिबली नर्वस हो गया। अपने इंटरलॉक्यूटर को रियश्योर करते हुए उसने एडमिट किया कि उसे भी मिल्टन से कुछ चाहिए, और एक सीरियस फेस बनाते हुए उसने एक म्यूचुअली बेनिफिशियल डील करने का ऑफर दिया।
सरप्राइज्ड होकर सर ने पूछा कि क्या जैन सच में उसे ब्रैक्स की डबल अकाउंटिंग लाकर देना चाहता है, क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंट्स पूरे फैमिली का फेट बदल सकते हैं। एक स्माइल के साथ हीरो ने पूछा कि बदले में वो आदमी क्या ऑफर करेगा, क्योंकि पब्लिक फंड्स का एम्बेजलमेंट एक ऐसा क्राइम था जो उस पर भी असर डाल सकता था। उसे ये याद दिलाते हुए कि यांग अभी फैमिली का मेंबर नहीं बना है, उस आदमी ने एक्सप्लेन किया कि अगर वो अडॉप्शन प्रोसेस को डिले कर दे तो हमारा हीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी और आर्मी में कंस्क्रिप्शन से बच जाएगा। एक स्माइल के साथ यांग मुड़ा और उसने कहा कि उसकी रिक्वेस्ट बिल्कुल अलग है और ये कैलकुलेशंस और पेपर्स सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है, निगोसिएशंस का अल्टीमेट गोल नहीं। असल में उसे एम्परर के कोर्ट में पनिशमेंट से बचने के लिए मदद चाहिए थी और वो अपने पर्सनल और फुल ऑनरशिप के लिए जमीन भी हासिल करना चाहता था। उसने डिसाइसिवली कहा कि वो बिना अडॉप्शन के भी वॉरियर क्लैन में शामिल होने के लिए तैयार है, सिर्फ शक के घेरे से बाहर रहने और एक रिलायबल रियर गार्ड हासिल करने के लिए। मिल्टन ने बिविल्डरमेंट में पूछा कि क्या जैन सच में नहीं जानता कि क्लैन कहाँ रहता है और वहां की जिंदगी कैसी है, लेकिन यांग ने कॉन्फिडेंटली दिखाया कि वो कॉन्सिक्वेंसेस को समझता है। उसने एक्सप्लेन किया कि अगर उसने किसी को भी एम्बेजलमेंट के बारे में बताया तो उसके फादर को उस पर शक हो जाएगा, इसलिए उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो प्रोटेक्टेड और सेफ रहे। स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स का एक क्लैन अपने डिस्पोजल पर रखना एडवांटेजेस था और हमारे हीरो ने इंटरेस्ट के साथ पूछा कि क्या सर उसे और उसकी मदर को अपनी प्रोटेक्शन मिलेंगे। साय करते हुए मिल्टन ने मानो सब्जेक्ट बदलने का फैसला किया और कहा कि उसे चेल के पास वापस लौटना होगा, जो अभी तक गार्डन में उनके पास नहीं पहुंचा था। एक स्माइल के साथ यांग अग्री हो गया और उसे रियलाइज हुआ कि वो आदमी ऐसे प्रपोजल्स के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वे बहुत एब्रप्ट और डायरेक्ट थे। वो करते हुए उसने कहा कि वो यही रुकेगा और सर ने उसे अपने नेटिव होम के व्यूज एंजॉय करने की इजाजत दे दी। उस डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन को वहीं छोड़ते हुए गुड बाय कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी चला गया, यांग को उसके ख्यालों और उन अनस्पोकन प्लान्स के साथ अकेला छोड़ते हुए जो उसका फ्यूचर फेट तय कर सकते थे। इस बात को रिकॉल करते हुए यांग को रियलाइज हुआ कि यही वो समय था जब ब्रोक का फैमिली बर्बाद हुई थी और अब उसे अपने प्लान से कहीं ज्यादा तेजी से एक्ट करना था। ये रियलाइज करते हुए कि उसे उसके करंट स्टेटस में पैलेस के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, उसने फैसला किया कि वो कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेगा, भले ही वो रिस्की और डेंजरस क्यों ना हो। मोलेने को डबल एंट्री अकाउंटिंग जर्नल सौंपने और अपनी फैमिली को फ्रेम करने के बाद वो जानता था कि उसका अगला कदम काउंट के एस्टेट पर कब्जा करना होना चाहिए। अपनी मुट्ठी को क्लेंच करते हुए वो पहले से कहीं ज्यादा डिटर्मिन्ड था, ये रियलाइज करते हुए कि वो अपना फेट बदलना चाहता है और दूसरों के गेम्स और इंट्रीग्स में मोहरा बनना छोड़ना चाहता है। लेकिन पहले उसे एक अलायंस की जरूरत थी और यांग का मानना था कि उसका पहला टास्क अदर वर्ल्डली वॉरियर्स के क्लैन से दोस्ती करना था, उनका सपोर्ट और स्ट्रेंथ हासिल करना। सपनों और प्लान्स में लॉस्ट होकर जैन बहुत देर तक गार्डन में पानी की स्मूथ सरफेस को घूरता रहा और पॉन्ड में चांद का रिफ्लेक्शन मानो उसे एक डिसीजन लेने की तरफ ढकेल रहा था। पीछे मुड़ते ही सडनली उसने एक लॉन्ग ब्लैक क्लोक में एक औरत को देखा और उसकी धड़कन मानो एक पल के लिए रुक गई। वो विजन अनरियल और फ्राइटनिंग लग रहा था। हैरानी से चारों ओर देखते हुए वो जो देख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके सामने एक ऐसा फिगर खड़ा था जिससे मिलने की उसे यहां और अभी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसकी तरफ पीठ किए हुए वो अपने हाथों में एक रेड लिली का पॉट पकड़े हुए थी, मानो वो किसी को कुछ देने वाली हो और एक मीटिंग का इंतजार कर रही हो। उसके पीछे दौड़ते हुए यांग ने उसका कंधा पकड़ लिया, उसकी उंगलियां ट्रेम्बलिंग कर रही थी। उसे डर था कि ये कोई इल्यूजन है, लेकिन उसकी स्किन की गर्माहट ने उसे यकीन दिलाया कि ये सच है। सरप्राइज में चिल्लाते हुए वो औरत फियर में पीछे मुड़ी और उसका चेहरा डिसबिलीफ, जॉय और बिटर लॉन्गिंग से एक साथ चमक उठा। एक स्माइल के साथ यांग ने पूछा कि वो कैसी है और उसकी आंखें तुरंत आंसुओं से भर गई, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा उसके सामने खड़ा है। बिटरनेस के साथ उसने पूछा कि वो कैसा है और कहा कि वो उसे देखकर खुश है, भले ही ये मीटिंग शॉर्ट और पेनफुल हो। उसने कॉन्फेस किया कि हैना ने खबर दी थी कि उसे अपने बेटे से मिलने के लिए थर्ड पॉन्ड पर आना चाहिए और शुरुआत में उस औरत ने उसकी बातों पर बिलीव नहीं किया था, लेकिन उस लड़की ने कॉन्फिडेंटली और डिसाइसिवली इंसिस्ट किया, ये कहते हुए कि मीटिंग अभी पॉसिबल है, और वो मदर होप के साथ अग्री हो गई। अपने हाथों से यांग के चेहरे को छूते हुए उसने उसकी आंखों में देखा और उसने कहा कि वो ठीक है और उसे उसका पैकेज पहले ही मिल चुका है। उसने अपने इनफ्रीक्वेंट लेटर्स के लिए भी अपोलोजाइज किया, क्योंकि उसका दिल
उसके लिए तड़पता था, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ने उसे करीब आने और ज्यादा बार लिखने से रोक दिया था। सडनली उसे कुछ इंपॉर्टेंट याद आया और उसने फैसला किया कि वो अभी अपनी मदर से पूछेगा जब तक उसके पास चांस है और वो उसकी आंखों में देख रही है। उसे कॉन्स का वो बैग दिखाते हुए उसने पूछा कि क्या उसने वो उसे भेजे थे, लेकिन वो औरत सरप्राइज रह गई क्योंकि उसके पास कभी इतना गोल्ड था ही नहीं। उसे वो बैग थमाते हुए यांग ने उससे वो पैसे लेने और जर्नी की तैयारी करने को कहा और बताया कि वो हैन्ना के जरिए उसे डिपार्चर की एग्जैक्ट डेट बता देगा। उसे लेते हुए उस लेडी ने एंग्शियसली पूछा कि क्या कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि उसका दिल पहले से ही सेपरेशन की ट्रबल को फोरसॉ कर रहा था। घुटनों के बल बैठते हुए उसने कहा कि अगर उसका बेटा काउंट के घर से भागना चाहता है तो वो भाग जाए, क्योंकि उसने एक बार अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे वहां भेजा था। उसके गालों पर आंसू लुढ़क आए और उसने कहा कि अगर उसके लिए मुश्किल है तो उसे अब्यूज और डेंजर सहने के बजाय भाग जाना चाहिए। उसके हाथ पकड़ते हुए हीरो ने अपनी मदर को काम करने की कोशिश की, उसे एश्योर करते हुए कि वो सब हैंडल कर लेगा और उसे और खुद को ट्रबल से बचाने के लिए सब कुछ करेगा। सडनली उसने नोटिस किया कि उसके बेटे की आंखें चमक उठीं और उसने एक्साइटेडली उसे इसके बारे में बताया, मानो वो इसे चेंज के एक साइन के रूप में देख रही हो। स्माइलिंग करते हुए यांग ने उसे एश्योर किया कि वो नहीं भागेगा और कहा कि वो यही रुकेगा क्योंकि उसके पास एक प्लान है और वो जानता है कि आगे क्या करना है। उसका हाथ पकड़े हुए उसने अपनी मदर से प्रॉमिस करने को कहा कि वो उसकी सारी रिक्वेस्ट्स फुलफिल करेगी, क्योंकि उनका फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता था। उसी पल उसे मिल्टन और उसके गेस्ट्स की आवाजें सुनाई दी जो उसे बुला रहे थे, इस फियर से कि कहीं वे अपनी मदर को ना देख ले। उसने कहा कि अब उसके जाने का टाइम हो गया है। गुड बाय कहते हुए उसने उससे अपने साथ और गूल सीड्स ले जाने को कहा, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वे बाद में यूजफुल होंगे और फ्यूचर में उनकी मदद करेंगे। उसका हाथ छोड़ते हुए उसने उसे अपना ख्याल रखने को कहा, लेकिन उस औरत ने सडनली उसे रोक लिया, मानो वो उसे कुछ इंपॉर्टेंट और पर्सनल देना चाहती हो। रेड लिलीज का एक पॉट आगे बढ़ाते हुए उसने उसे वो लेने को कहा, उसे याद दिलाते हुए कि उसे पहले इन फूलों की केयर करना बहुत पसंद था। जॉय और ग्रैटिट्यूड के साथ वो खुश था कि वो यही खास फूल लेकर आई थी, क्योंकि वे उसे उसके बचपन और घर की याद दिलाते थे। अगले दिन चेल के साथ हॉलवे से गुजरते हुए यांग ने नोटिस किया कि उसका भाई टायर्ड लग रहा था और कहा कि उसने कल उसकी वीकनेस देखी थी। उस लड़के ने बिविल्डरमेंट में उससे पूछा कि क्या वे सच में आज ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं, और हीरो ने जवाब दिया कि उनके फादर ने उन्हें एक साथ ट्रेन करने की परमिशन दे दी है। उसे रियश्योर करते हुए यांग ने कहा कि पहला ट्रेनिंग सेशन मुश्किल नहीं होगा, कि कैप्टन उनकी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखेंगे। इसी बीच पास ही खड़ा एक स्ट्रेंजर बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। खड़े होकर और अपने पीले दांत दिखाते हुए उस आदमी ने एक बोल्ड लुक के साथ यांग को एड्रेस किया, मानो वो उसे टेस्ट करना चाहता हो। करीब आते हुए उसने पूछा कि वो यहां क्यों आया है, और यांग ने एक्सप्लेन किया कि वो बस वो अरीना देखना चाहता था जहां फ्यूचर फाइटर्स ट्रेन होते थे। उसे घूरते हुए कैप्टन ने पूछा कि ऐसा क्यों, क्योंकि वो पहले कभी यहां नहीं आया था। उसकी सांसों से आ रही अल्कोहल की तेज बदबू और उस कोच के एरोगेंस ने चेल को गुस्सा दिला दिया। उसने रिजोल्यूटली एडमिट किया कि वो अपनी बेस्ट शेप में नहीं है और फ्यूचर में खुद के लिए स्टैंड लेना सीखने के लिए ट्रेन करना चाहता है। मानो ऑफेंडेड महसूस करते हुए वो आदमी आगे बढ़ा और उसने दोनों भाइयों को अपने पीछे आने का इनवाइट दिया, उन्हें वो सब कुछ दिखाने का प्रॉमिस करते हुए जो उन ट्रेनिंग ग्राउंड्स में छिपा था। सबसे पहले उसने उन्हें एक बड़ा एरिया दिखाया, फिर वेयरहाउस और वो टेंट्स जहां फाइटर्स हॉर्सबैक ट्रेनिंग और हार्ड वर्कआउट्स के दौरान रेस्ट करते थे। आगे बढ़ते हुए वो अपनी कहानी कंटिन्यू करना चाहता था, लेकिन यांग और चेल को एक लाउड बैंग सुनाई दिया और वे रुक गए, कंफ्यूजन में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पीछे मुड़ते हुए उन्होंने एक आदमी को विप के साथ और कुछ हफ नेकेड लड़कों को अपने सिर के बल खड़े देखा और पूछा कि ये स्ट्रेंज लोग कौन थे। एक्सप्लेन करते हुए कैप्टन ने कहा कि वे ऑर्फन्स थे और आगे कहा कि अगर यांग लकी नहीं होता तो वो भी उन्हीं के बीच कहीं होता। सडनली चेल ने थियो से ऑर्फन्स को पीटना बंद करने को कहा और हमारा हीरो अपने भाई के इस बोल्ड एक्शन से बहुत सरप्राइज्ड हुआ, क्योंकि वो आमतौर पर साइलेंट ही रहता था। उन अनाथों के बीच उसने एक रेड हेड लड़के को नोटिस किया जो सीधा खड़ा था और दूसरों की तरह दर्द और चीखों के बावजूद नीचे नहीं गिरा। गार्ड मलिशियसली उन्हें देख रहा था और चिल्ला रहा था, जबकि कैप्टन ने कहा कि उस लड़के का नाम बैरिक था और उसके बारे में बेहद अनफ्लैटरिंग टर्म्स में बात की। सडनली
उन्हें लाउड स्क्रीम्स सुनाई दी। वे डर गए और पीछे हट गए, छिपने और ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हुए कि किस शोर ने इतनी एब्रप्टली उनका अटेंशन खींचा था। बैरिक चिल्ला रहा था और चेल ने नोटिस किया कि ये रेड हेड लड़का कोई मजाक नहीं था और ट्रबल से बचने के लिए उससे दूर रहना ही बेहतर था। अपना सिर खुजलाते हुए कैप्टन ने नोट किया कि अपनी इंसॉलेंस के बावजूद बैरिक बिजनेस में यूजफुल हो सकता है और कुछ सर्टन बेनिफिट्स ला सकता है। सडनली हवा में एक विप लहराई, लेकिन उस आदमी ने थियो को समय पर रोक दिया, उसे उस ऑर्फन को मारने और उसे पॉसिबल सीरियस इंजरी पहुंचाने से बचा लिया। अपने पैरों पर खड़े न रह पाने के कारण बैरिक घुटनों के बल गिर पड़ा और कैप्टन ने नोट किया कि वो बहुत स्किल्ड नहीं था, वीक था और क्लियरली हार्डशिप्स के लिए तैयार नहीं था। वो उन्हें एक मलिशियस लुक के साथ घूर रहा था। उसकी आंखें हेट्रेड और रेज से जल रही थी और उसका दिमाग अपने ओफेंडर्स को पनिश करने के ख्यालों से भरा हुआ था। आगे बढ़ते हुए उस आदमी ने कहा कि बैरिक के पास कोई स्पेशल टैलेंट्स नहीं था और वो अपनी तमाम एफर्ट्स के बावजूद कुछ भी सिग्निफिकेंट अकॉम्प्लिश करने के इनकेपेबल था। उसने एक्सप्लेन किया कि कभी कभी इंसान चाहे कितनी भी हार्ड ट्राई कर ले, सक्सेस हासिल नहीं की जा सकती और ये समय रहते समझ लेना इंपॉर्टेंट है कि अब ट्राई करना बंद कर देना चाहिए। यांग और चेल एडमिरेशन के साथ उसे देख रहे थे, लेकिन दोनों ही अपने अपने ख्यालों में खोए थे। उसकी बातों का मतलब समझने के साथ साथ अपनी खुद की एबिलिटीज और स्ट्रेंथ को असेस करने की कोशिश कर रहे थे। सडनली कैप्टन की नजर यांग से मिली और वे साइलेंटली खड़े होकर एक दूसरे को स्टडी करने लगे, मानो एक दूसरे के इनर थॉट्स और इंटेंशंस का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हों। ये पूछने के बाद कि क्या उनका काम हो गया है, हीरो ने शेड में एक ब्रेक लेने का सजेस्ट किया ताकि वे अपनी ट्रेनिंग पूरी स्ट्रेंथ के साथ कंटिन्यू कर सकें। एग्जॉस्टेड बैरिक की तरफ देखते हुए उसने कहा कि वो उसे सफर करते हुए नहीं देखना चाहता और उम्मीद जताई कि वो ऑर्फन खुद ही उस दर्द से कोप कर लेगा। ब्राइट सन ने ट्री टॉप्स को रोशन कर दिया था और यांग ने खुद को याद दिलाया कि वो भी वहां हो सकता था, उसी फियर और पेन को एक्सपीरियंस करते हुए। करीब आते हुए हीरो ने पूछा कि क्या उसका नाम सच में बैरिक है, और जमीन पर लेटा हुआ वो रेड हेड लड़का उसकी तरफ मुड़ा, अपना सरप्राइज और इंटेंशन बिना छिपाए। एक स्माइल के साथ उसने पूछा कि क्या वो ऑर्फन उठकर खड़े होने की कोशिश कर सकता है ताकि वो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सके। एंग्री होकर उस ऑर्फन ने पूछा कि वो कौन है और यांग ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, एक्सप्लेन करते हुए कि वो अच्छे इंटेंशंस के साथ आया था और मदद करना चाहता था। जबकि चेल, थियो और कैप्टन एक तरफ खड़े थे, उस ऑर्फन ने रूडली उसे वहां से भेज दिया और हीरो ने उसकी शार्पनेस, रूडनेस और इंडिपेंडेंटली एक्ट करने के ऑब्वियस डिजायर को नोट किया। उसे ठुड्डी से पकड़ते हुए यांग ने कहा कि वो ऐसा प्रिटेंड करेगा मानो उसने कुछ सुना ही नहीं और उस प्रिजनर का रिएक्शन देखेगा। अपने शरीर पर अब्रेजन होने के बावजूद बैरिक उस पकड़ से आजाद हो गया और बड़ी डेफ्टनेस के साथ डॉज किया, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस डेमोन्स्ट्रेट करते हुए जो किसी भी ऑब्जर्वर को सरप्राइज कर सकते थे। अपना सिर एस्फाल्ट पर टिकाते हुए उसने हीरो से कहा कि वो चला जाए और उसे अकेला छोड़ दे, खुद ही चीजों को फिगर आउट करने का डिजायर दिखाते हुए, और कोई अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। एक स्ट्रेंज एलिक्सर सीधा बैरिक के मुंह में डालते हुए यांग जानता था कि मैजिक ऑर्डिनरी लोगों के लिए डेंजरस था, लेकिन पोटेंशियल वाले इंसान को शायद हल्का सा ही रिजेक्शन फील हो। बैरिक के रिएक्शन को क्लोजली वॉच करते हुए हीरो ये देखने के लिए क्यूरियस था कि वो ऑर्फन उस मैजिकल पोशन पर कैसे रिएक्ट करेगा और क्या वो इस अनयूजुअल एलिक्सर में छिपी पावर को महसूस कर पाएगा। जमीन पर लेटे हुए उस कैप्टिव ने अपने पूरे शरीर से गुजरती हुई एक स्ट्रेंज एनर्जी महसूस की जो वार्मथ, टेंशन और अजीब सेंसेशंस पैदा कर रही थी। सडनली उसकी प्यूपिल्स चमक उठीं और यांग ने एक फेंट मैजिकल एबिलिटी महसूस की जो उस ऑर्फन के हिडन पोटेंशियल के बारे में उसके गेस को कंफर्म कर रही थी। ये एक मैजिकल स्वॉर्ड्समैन की एनर्जी थी और हीरो को रियलाइज हुआ कि वो अपने अजम्पशंस में सही था, क्योंकि पावर क्लियरली खुद को मैनिफेस्ट कर रही थी और मैजिकल इन्फ्लुएंस पर रिस्पॉन्ड कर रही थी। सडनली अपने हाथ के एक ही मूवमेंट से बैरिक ने उस फ्लास्क को उसके हाथों से झटक दिया, ऐसी स्ट्रेंथ, प्रिसिशन और शार्पनेस ऑफ मूवमेंट डेमोन्स्ट्रेट करते हुए जिसने यांग को सरप्राइज भी किया और थोड़ा फ्राइटन भी कर दिया। वो कंटेनर उड़ता हुआ दूर जा गिरा और हीरो ने उस अनएक्सपेक्टेड सर्ज ऑफ रेज को देखा जो उसके एक्शंस और गेज में मैनिफेस्ट होने लगा था। एंग्रीली बैरिक ने पूछा कि पानी में क्या मिलाया गया था। उसकी नजरें डिस्ट्रस्ट और एंगर से भरी थी। उसकी आवाज इमोशन से कांप रही थी जो उसके टेंशन और इरिटेशन को बयान कर रही थी। उसकी तरफ इंटेंटली घूरते हुए
यांग ने कामली जवाब दिया कि उसमें कुछ नहीं था, उस ऑर्फन को प्रोवोक ना करने की कोशिश करते हुए, लेकिन साथ ही यह भी ऑब्जर्व कर रहा था कि उसकी हिडन एनर्जी कैसे मैनिफेस्ट होती है। ये नोट करते हुए कि प्रिजनर बेहतर फील कर रहा था, हीरो ने कहा कि वो अपने काम से जाएगा। उसे परप्लेक्स छोड़कर खड़े होकर और सरप्राइज में अपने शरीर को देखते हुए उसने नोट किया कि उसके पास सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी, मानो उसकी एनर्जी बढ़ गई हो। पजल होकर उसने एक्सप्लेनेशन के लिए यांग को पुकारने की कोशिश की, लेकिन हीरो पहले ही जा चुका था और वो ऑर्फन उन स्ट्रेंज इवेंट्स पर पॉन्डरिंग करते हुए अकेला रह गया। जाते समय यांग ने उस ऑर्फन पर कोई अटेंशन नहीं दिया जो साइलेंटली उसे जाते हुए देख रहा था। ये नहीं जानता था कि अपनी नई फीलिंग्स को कैसे एक्सप्लेन करे। फूल को देखते हुए यांग ने अपनी मदर को एक लेटर लिखने का फैसला किया, उसे बताने के लिए कि वो ठीक है और वो सारी डिफिकल्टीज और ट्रायल से कोप कर रहा है। एक गाने के लिरिक्स याद करते हुए उसने चांद के बारे में लिखने का फैसला किया, और ये कि कोई एंडलेस डार्कनेस नहीं होती, ताकि वो उसका मूड समझ सके और वरी ना करे। खूबसूरत पेपर पर अपने पेन से उसने हर लेटर को केयरफुली लिखा, ताकि उसकी मदर उसे पढ़ और समझ सके, उसकी केयर और अटेंशन को महसूस कर सके। उसका टीचर ऑफिस में उसके बगल में बैठा था और उसकी स्पेलिंग चेक कर रहा था। जैन को मिस्टेक्स अवॉइड करने और अपने मैसेज को जितना पॉसिबल हो सके उतना क्लियर बनाने में मदद कर रहा था। जैसे ही वो जाने वाला था, वो खड़ा हुआ और यांग ने उसकी मदद के लिए उसे थैंक यू कहा, ये नोट करते हुए कि उसका सपोर्ट इंपॉर्टेंट था और उसने उसके थॉट्स को क्लियर रखने में मदद की। उस आदमी के बिहेवियर को नोटिस करते हुए हीरो ने पूछा कि क्या सच में उसके पास इतना काम है, क्योंकि वो हमेशा कहीं भागने की जल्दी में रहता था और कभी ज्यादा देर नहीं रुकता था। पजल होकर ट्यूटर रुक गया और उसने फिर से पूछा, और यांग ने नोट किया कि टीचर लेटली कुछ बदला बदला सा लग रहा था। ये न जानते हुए कि क्या रिस्पॉन्ड करे, टीचर हेजिटेट हुआ, लेकिन हमारे हीरो ने कहा कि कोई बात नहीं, और अगर वो नहीं चाहता तो उसे आंसर देने की जरूरत नहीं है, जब तक वो डिस्ट्रैक्ट ना हो या रश ना करे। अपने पेपर्स को अपने बैग में रखते हुए उसने आंसर देने से बचने की कोशिश की, लेकिन यांग ने ये नोटिस किया और कहा कि सब कुछ ठीक है, उसे रियश्योर करने की कोशिश करते हुए। मेंटोर के चेहरे पर टेंशन का पसीना छलक आया जब उसने एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। टीचर को छोड़कर हीरो टेबल पर बैठ गया और टीचर अपने कंधे पर अपना बैग रखते हुए बोला कि वो जा रहा है, यांग को सोचने के लिए अकेला छोड़ते हुए। सडनली किसी अजीब चीज ने उसका अटेंशन खींचा और यांग ने जमीन की तरफ देखा, कागज के एक छोटे से टुकड़े को नोटिस करते हुए जो उस आदमी से गिर गया था। ये इंफॉर्मेशन से भरा पेपर का एक शीट था और यांग ने इसके कंटेंट्स को स्टडी करने के लिए इसे उठाने का फैसला किया, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता था। ये क्लाइमेट चेंज के बारे में एक आर्टिकल निकला जिसकी डिटेल्स हमारे हीरो के प्लान्स और एक्शंस को अफेक्ट कर सकती थी। कुछ देर बाद वे अपने भाई के साथ प्रैक्टिस करने के लिए गए। चिलचिलाती धूप के नीचे दौड़ते हुए चेल बार बार पूछ रहा था कि इसमें और कितना टाइम लगेगा। उसके चेहरे पर फटीग और टेंशन साफ झलक रही थी। जैन के साथ आगे दौड़ते हुए कोच ने कहा कि ट्रेनिंग खत्म होने में बस 40 मिनट्स बचे हैं, लेकिन चेल इतनी दूर था कि उसने कुछ सुना ही नहीं। लगातार दौड़ते हुए उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और दोनों भाइयों ने कोच के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश की ताकि वे समय पर सारी एक्सरसाइजेस पूरी कर सकें। इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। पास ही एक खूबसूरत बिल्डिंग थी, लेकिन तभी अचानक जैन को एक चीख सुनाई दी। वो कंफ्यूजन में पीछे मुड़ा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर क्या हुआ है, और वहां उसने देखा एनरेज्ड बैरक अपने हाथों में स्वॉर्ड लिए अपने अपोनेंट पर हावी हो रहा था। उसके मूवमेंट्स बेहद स्विफ्ट और पावरफुल थे और उसकी नजरों से फ्यूरी और डिटर्मिनेशन साफ झलक रहा था। अपने वेपन को घुमाते हुए उसने अपने अपोनेंट पर स्ट्राइक करने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले ने बड़ी डेफ्टनेस से उसे डॉज कर लिया, अपनी एजिलिटी और ट्रेनिंग को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए। फिर एंगर में आकर बैरिक ने अपने हाथों से उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मिरल ने फिर से डॉज कर लिया, जिससे ये साफ हो गया था कि ये फाइट बहुत इंटेंस होने वाली है। एक के बाद एक ब्लो देते हुए उसने हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू कर दिया, जबकि मिरल चिल्लाता रहा और खुद को अपने हाथों से कवर करता रहा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि उसका अपोनेंट कैसे मूव कर रहा है और उसके अटैक्स को कैसे रिपेल किया जाए। उनकी स्वॉर्ड्स एक मेजर्ड बैटल में आपस में टकरा रही थी, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों ही एक दूसरे का वीक स्पॉट ढूंढकर उसे अपनी जीत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। मिरल फ्यूरियसली कर्स करने लगा और बड़ी मुश्किल से बैरिक के अटैक्स को रोक पा रहा था।
वो कोशिश कर रहा था कि वो ज्यादा एग्रेशन ना दिखाए ताकि उससे कोई चूक ना हो और वो खुद को वल्नरेबल ना छोड़ दे। हवा में ऊंची छलांग लगाते हुए बैरक फियर्सली चिल्लाया, अपनी स्ट्रेंथ और जीतने के डिटर्मिनेशन को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, जिसने मिरल को अपना पूरा फोकस लगाने पर मजबूर कर दिया। थोड़ा पीछे हटते हुए मिरल ने उसे इस तरह बिहेव करना बंद करने और काम डाउन होने को कहा, सिचुएशन पर अपना कंट्रोल दिखाते हुए और उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने का डिजायर जाहिर करते हुए। जैसे ही वो वहां से जाने लगा, उसने सुना कि बैरिक ने उसे मिरल कहकर पुकारा, जिसने उसे सरप्राइज और टेंशन में डाल दिया, क्योंकि उस नाम का उसके लिए एक स्पेशल मीनिंग था। रुकते हुए उसने एंग्रली पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम इतनी जोर से लेने की, ये दिखाते हुए कि ये पूरी तरह अनएक्सेप्टेबल था और उसकी पर्सनल बाउंड्रीज का वायलेशन था। अपने हाथों में वेपन लिए अभी भी खड़ा बैरिक डिक्लेयर करता है कि विनर का फैसला अभी नहीं हुआ है, अपनी टेनेसिटी और अंत तक फाइट कंटिन्यू करने की विलिंगनेस को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए। उसकी आंखें रिवेंज की प्यास और किसी भी कीमत पर जीतने के डिजायर से चमक रही थी, जो उसके इनर रेज, डिटर्मिनेशन और अपने गोल को अचीव करने के कमिटमेंट को दिखा रही थी। पजल होकर मिरल ने पूछा कि क्या बैरिक मरना चाहता है। उसके इंटेंशंस को समझने और पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए उसकी रेडीनेस को टेस्ट करने की कोशिश करते हुए उसके करीब जाकर उसने पूरी ताकत से बैरिक के पेट में किक मारी और बैरक नीचे गिर पड़ा। उसने इवेंट्स के इस तरह पलटने की उम्मीद नहीं की थी और उसे खुद को डिफेंड करने का समय ही नहीं मिला। उसे गालियां देते हुए उसके राइवल ने पूछा कि क्या उसे पहली बार में बात समझ नहीं आई थी, जबकि बेंच पर बैठे लड़के बैरिक की ऑकवर्डनेस को देखकर हंस रहे थे। एंग्रली मिरल ने कहा कि अगर उसने इस तरह शो ऑफ करना जारी रखा तो वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। अपनी सेवरिटी को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए और उस कैप्टिव को वार्निंग देते हुए बॉक्सेस के पास एग्जॉस्टेड बैठे हुए बैरक ने कहा कि वो लड़ना नहीं चाहता, अपना कंफ्यूजन दिखाते हुए और आगे के कॉन्फ्रंटेशन से बचने का डिजायर जाहिर करते हुए। वहां एक गहरी साइलेंस छा गई। सूरज अपने जेनिथ पर पहुंच चुका था, लेकिन तभी अचानक उसे किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। जैन को अपने सामने देखकर उसने अपनी आवाज में अननोयंस और एंगर के साथ पूछा कि क्या ये वही अनोइंग यांग था जिसे उसने पहले देखा था। वो उससे बात नहीं करना चाहता था और उसने उसे वहां से चले जाने को कहा, लेकिन हमारे हीरो ने जवाब दिया कि उसे मिरल को हराने का कोई रास्ता खोजना ही होगा। बैरिक ने मलिशियसली पूछा कि क्या जैन उसे चीप ट्रिक्स इस्तेमाल करने का सजेशन दे रहा है और कहा कि वो इस तरह की चीजें नहीं करता, जिस पर हमारा हीरो बस कामली मुस्कुरा दिया। अपनी स्वॉर्ड पकड़ते हुए उस प्रिजनर ने धमकी दी कि अगर उसने बोलना बंद नहीं किया तो वो उसे जान से मार देगा। अपना इरिटेशन और उसे ना सुनने की अनविलिंगनेस दिखाते हुए एक स्माइल के साथ यान ने कहा कि उसे बैरक के लिए सॉरी फील हो रहा है। अपनी काइंडनेस दिखाते हुए और प्रिजनर के एग्रेशन के बावजूद उसकी मदद करने का डिजायर जाहिर करते हुए बैरिक ने उस पर हमला करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन यांग ने अपने हाथ के एक ही मूवमेंट से उस अटैकर को रोक दिया। अपनी स्पीड, स्ट्रेंथ और सुपीरियोरिटी को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, अपनी बर्निंग आंखों से देखते हुए उसने कहा कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन बदले में बैरिक को भी उसकी मदद करनी होगी। ये कंडीशंस सेट करते हुए और सिचुएशन पर अपना कंट्रोल डेमोन्स्ट्रेट करते हुए उसने अपना हाथ बैरिक के सिर पर रखा। तभी अचानक वहां एक स्ट्रेंज लाइट चमक उठी, जिसने बैरक को कंफ्यूजन में पूरी तरह फ्रीज कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसका शरीर मानो एक स्ट्रेंज एनर्जी से भर गया था, जो उसके आसपास के स्पेस में फैल रही थी, और अपने अंदर उस पावर को महसूस करते हुए वो मुस्कुराने लगा। वो मैजिकल ग्लो और इन्फ्लुएंस चारों ओर फैलने लगा। अलग अलग जगहों पर बिजली जैसी फ्लैशेस दिखाई देने लगी। उसे छोड़ते हुए यांग खड़ा हो गया और उसने बैरिक के रिएक्शन को देखने का फैसला किया। वो केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था कि इन टेंस इवेंट्स के बाद वो कैसे बिहेव करेगा। सडनली बैरक उछला और तेजी से आगे बढ़ा और उसे देख रहे जैन ने अस्यूम किया कि सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही अनफोल्ड होने वाली थी। लेकिन यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जैसे ही मिरल वापस जाने लगा, वो कैप्टिव अटैक करने के लिए दौड़ा और बैरक को रियलाइज हुआ कि वे उसके अकॉम्प्लिसेस नहीं थे, क्योंकि उसकी पावर एक अनयूजुअल मैजिकल तरीके से मैनिफेस्ट हो रही थी। कुछ स्ट्रेंज महसूस करते हुए मिरल पीछे मुड़ा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शॉक के मारे फ्रीज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अपोनेंट के पास ये अनयूजुअल पावर कहां से आई। सडनली बैरक उसके ठीक बगल में अपीयर हुआ, उसे पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ते हुए और उसके प्लान्स को कंप्लीटली डिसरप्ट करते हुए, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को सरप्राइज कर दिया और टेंशन पैदा कर दी। बैरक की आंखों में एक मैजिकल रोशनी जल रही थी।
वो पूरी तरह से डिटर्मिनेशन से भरा हुआ था और किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसे मेरिल के इमोशंस की कोई परवाह नहीं थी। सिर्फ एक जोरदार वार से इस अनाथ ने अपने अपोनेंट को जमीन पर धूल चटा दी। उसने ऐसी भयानक स्ट्रेंथ और एक्यूरेसी दिखाई जिसकी किसी ने भी इस डेयरिंग कैप्टिव से उम्मीद नहीं की थी। उसकी जैकेट को कसकर पकड़ते हुए बैरक ने उस लड़के के प्रोटेस्ट्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। मेरिल उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सही नहीं है, लेकिन यहीं से कहानी पलट जाती है। बैरक उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। वो अपने अपोनेंट के चेहरे पर बेरमी से पंच बरसाने लगा। उसका एग्रेशन देखकर साफ लग रहा था कि उसका रुकने का कोई इरादा नहीं है। पलक झपकते ही आसपास की जमीन मेरिल के खून की लाल बूंदों से सन गई, जो अब खुद को डिफेंड करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं था। पास बैठे बाकी लड़के इस भयानक खूनी खेल को देखकर पूरी तरह से शॉक थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली सा लड़का इतनी जल्दी इतनी भयानक स्ट्रेंथ और फ्यूरी कैसे दिखा सकता है। मेरिल को बचाने का फैसला करते हुए वे उसकी मदद के लिए दौड़े और चिल्लाते हुए इंटरवीन करने लगे कि आखिर बैरक कर क्या रहा है। लेकिन बैरक तो जैसे किसी अलग ही जोन में था। वो एक अजीब सी फ्यूरी के साथ लगातार अटैक कर रहा था। एक बार फिर हाथ घुमाते हुए उसने एक और जोरदार वार करना चाहा, लेकिन उन लड़कों ने उसे रोक लिया। वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगा कि बैरक ने पूरी तरह से अपना माइंड खो दिया है और उस पर मैडनेस सवार है। उसे कसकर पकड़ते हुए उन्होंने बैरक को जमीन पर पटक दिया ताकि उसके एग्रेशन को शांत किया जा सके और इस ब्रूटल फाइट को रोका जा सके। लेकिन जमीन पर पड़े हुए एक पागल इंसान की तरह उसने अपना सिर उठाया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी वो हंसी चीख चीख कर बता रही थी कि उसे किसी फेयर या दर्द का कोई एहसास नहीं है और उसे आसपास हो रही चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान के साथ उसने कहा कि वो इस मोमेंट का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसका मानना था कि यह सोचना बहुत बड़ी बेवकूफी है कि सब कुछ खत्म हो गया है और जो शुरू किया है उसे बिना खत्म किए बीच में ही छोड़ देना उसके उसूलों के खिलाफ था। उन लड़कों ने फिर से उसका सिर जमीन पर दे मारा और कुछ बार ऐसा करने के बाद वो थोड़ा शांत हुआ। उसी पल कैप्टन हालात को कंट्रोल करने के लिए भागते हुए वहां आ पहुंचा। ये सब देखकर कोच ने तुरंत इंस्ट्रक्शंस दिए कि मेरिल को इन्फर्मरी भेजा जाए और बैरक को कस्टडी में डाल दिया जाए ताकि आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स न हो और वहां का डिसिप्लिन बना रहे। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। वो एक पल के लिए सुन पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है और उसे डर सताने लगा कि कैदियों के बीच हुई इस फाइट के लिए उसे सजा मिलेगी। पीछे मुड़ने का फैसला करते हुए उसने सर जॉन को ग्रीट किया, जो इस पूरे नजारे को बहुत ध्यान से देख रहे थे और अपने इमोशंस को बड़ी चालाकी से छुपा रहे थे। तभी परेशान कप्तान ने पूछा कि क्या बैरक ने कुछ गलत किया है, लेकिन यांग ने जवाब दिया कि उसने सिर्फ कुछ ऑब्लिगेशंस को सुना है। उसी पल उसे एहसास होता है कि मैदान का एटमॉस्फेयर बहुत ही अजीब हो चुका था। कोच ने सुझाव दिया कि आज की ट्रेनिंग यही खत्म कर देनी चाहिए, जबकि पीटे हुए लड़कों को वहां से ले जाया जा रहा था और हमारे हीरो यांग ने भी इस बात पर सहमति जता दी। उस अनाथ बैरक को देखते हुए यांग ने पूछा कि उसे क्या सजा मिलेगी। उस आदमी ने बताया कि पहले उसे कोड़े मारे जाएंगे और फिर हमेशा के लिए एक्सपेल कर दिया जाएगा। यह सुनकर हमारा हीरो थोड़ा परेशान हो गया। हैरान होते हुए उसने फिर से पूछा, क्योंकि वो दिल ही दिल में उस कैप्टिव के लिए एक बिल्कुल अलग आउटकम चाहता था। लेकिन गहराई से सोचने पर उसे लगा कि यह कोई बुरा ऑप्शन भी नहीं है। यांग ने सोचा कि अगर वो अनाथ अकेला रहा तो वो उसके लिए कहीं ज्यादा यूजफुल साबित होगा और अपनी स्किल्स को होशोहवास में इस्तेमाल करना सीख जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के बाद की। हमारा हीरो यांग, मिल्टन और बाकी गेस्ट से चाय पर मिलता है। उसने सीधा सवाल दागा कि क्या उन्होंने उस डील को लेकर कोई फैसला किया है जो उन सभी के आने वाले फ्यूचर को तय कर सकती है। उस शेर ने अपना सिर नीचे कर लिया और पूरी तरह से खामोश रहा, जबकि मैक और डैगर बड़ी हैरानी से उसे देखने लगे। उन्हें जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा है और ये सब उनकी ड्यूटी से कैसे जुड़ा हुआ है। कुछ पल गहराई से सोचने के बाद उसने कहा कि काउंट ऐसे मामलों में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, इसलिए उन्हें पक्के एविडेंस की जरूरत होगी और इसके लिए असिस्टेंस भी चाहिए होगी। उनकी बात से सहमत होते हुए यांग ने कहा कि वो अनाज की मात्रा, मोना माउंटेन्स में होने वाले मिनरल प्रोडक्शन और किसानों पर लगने वाले टैक्सेशन का पूरा डेटा इकट्ठा करेगा। चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान के साथ मिल्टन ने कहा कि उसे हमारे हीरो की ये डिटर्मिनेशन देखकर बहुत खुशी हुई। उसने मुश्किल हालातों में यांग की इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की एबिलिटी की खूब तारीफ की।
सम्मान में सिर झुकाते हुए उसे पूरा भरोसा था कि यही फैसला उनका फ्यूचर तय करेगा। उसने हमारे हीरो के प्रति अपना रिस्पेक्ट दिखाया और इस बात को माना कि यांग के सामने अभी बहुत सारा काम बाकी है। जवाब में यांग ने मिल्टन को शुक्रिया कहा। उसी पल उसे एहसास होता है कि वो अपने अजम्पशंस में बिल्कुल सही था। वो इस मीटिंग की अहमियत को समझ रहा था और जानता था कि सभी पार्टीज का एक बात पर राजी होना कितना जरूरी है। यही वजह है कि जब यांग की नजर उस आदमी की जैकेट पर लगे ब्रोच पर पड़ी तो उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वो ब्रोच बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस कागज पर बना था जिसे टीचर ने गिरा दिया था। यह देखकर उसने तय कर लिया कि उन दोनों के बीच पक्का कोई न कोई सीक्रेट अग्रीमेंट चल रहा है। शांति से अपनी चाय पीते हुए यांग ने फैसला किया कि वो अपने इन ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल अपने फ्यूचर एक्शंस को प्लान करने के लिए करेगा ताकि दूसरों के हिडन प्लान्स को आसानी से मात दे सके। मीटिंग के खत्म होने के बाद उसने बाहर टहलने का फैसला किया। वो अपने फ्यूचर, मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज और अपनी पोजीशन को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत पर गहराई से सोच रहा था। लेकिन यहीं से कहानी पलट जाती है। अचानक किसी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी जैकेट को कसकर पकड़ लिया। हमारा हीरो इतना चौंक गया था कि उसे खुद को डिफेंड करने का एक पल का भी मौका नहीं मिला। वो अनजान स्ट्रेंजर उसे पूरी ताकत से घसीटते हुए एक अंधेरे कोने में ले गया। उसने यांग को खुद को छुड़ाने या रेजिस्ट करने का कोई मौका नहीं दिया, जो उस स्ट्रेंजर की खौफनाक फिजिकल स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन को साफ साफ दिखा रहा था। बगीचे में खड़े एक नौकर ने एक अजीब सा शोर सुना, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे लगा कि यह सिर्फ आसपास की कोई मामूली आवाज होगी। वो इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि वहां क्या हो रहा है और हमारा हीरो इस वक्त कितने बड़े डेंजर में फंसा हुआ है। जब उस नौकर ने अपने कुलीग से पूछा कि क्या उसने कुछ सुना है, तो दूसरा बस हंसने लगा और उसने इस पर कोई अटेंशन नहीं दिया। उन्हें लगा कि यह कोई सीरियस बात नहीं है जिसके लिए इंटरवेंशन की जरूरत पड़े। उन्होंने मान लिया कि वो महज जंगली कुत्तों की आवाज होगी। लेकिन यहीं से कहानी पलट जाती है। बिल्डिंग के पीछे बरेट ने हमारे हीरो यांग को कसकर पकड़ लिया था, जो उसकी अनएक्सपेक्टेड करेज और स्ट्रेंथ को दिखा रहा था। एक बहुत ही काम टोन में हमारे हीरो ने इस अजीब सी ग्रीटिंग को नोटिस किया। उसने पूछा कि आखिर एक अनाथ यहां कैसे आ पहुंचा, ताकि वह इस सडन अटैक के रीजंस और सर्कमस्टेंसेस को समझ सके। एक मैडमैन की तरह उस लड़के ने अपनी आंखें यांग पर से नहीं हटाई और पूरी तरह साइलेंट रहा, जो उसका एक बहुत ही अजीब बिहेवियर और इंटेंशन दिखा रहा था। अचानक बरेट ने कहा कि वो पूरी रात बहस कर रहा था, लेकिन सीनियर बटलर ने उसे बताया कि वो किसी भी वक्त यहां आ सकता है। उसी पल उसे एहसास होता है। उसे घूरते हुए यांग ने नोटिस किया कि वो लड़का अपनी आंखें उस पर से बिल्कुल नहीं हटा रहा है। यांग सोचने लगा कि कहीं इस सब में काउंट ब्रक तो इन्वॉल्व नहीं है। अपनी ग्रिप को अचानक और कसते हुए उस अनाथ ने बड़े मलिशियसली तरीके से पूछा कि आखिर हमारा हीरो कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है। उसने ये भी बताया कि यांग से मिलते वक्त उसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। बहुत ही कामली यांग ने जवाब दिया कि वो ऐसे चीप ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करता। ये उसके कॉन्फिडेंस और सिचुएशन पर उसके कंट्रोल को साफ दिखा रहा था। चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल के साथ उसने कहा कि बरेट ब्रेव तो है, लेकिन बहुत स्मार्ट नहीं। उसने बताया कि जो पानी उसने उसे दिया था वो उसकी खुद की सप्लाई से था और उसने तो बरेट को टच तक नहीं किया था। अपनी आंखें फाड़े उस अनाथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ये कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहां चल क्या रहा है। वो हैरान था कि आखिर मैजिक और एनर्जी का उस पर इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कैसे हो सकता है। बरेट का हाथ पकड़ते हुए यांग ने कहा कि वो उसकी क्यूरियोसिटी को शांत कर सकता है और वो ये एक्सप्लेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है कि एनर्जी और मैजिकल एबिलिटीज कैसे काम करती है। लेकिन इसके बदले में हमारे हीरो ने उससे एक प्रॉमिस मांगा। इस प्रपोज्ड डील की सीरियसनेस और उसके अनयूजुअल नेचर को देखकर उस अनाथ की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। चमकती आंखों से मुस्कुराते हुए यांग ने उस लड़के से कहा कि उसे अपनी सुनहरी आंखों और मैजिकल एबिलिटीज के बारे में हमेशा अपना मुंह बंद रखना होगा। उस चमक को देखकर बरेट जोर से चिल्ला उठा और हमारे हीरो ने उसे इतना रूड न होने को कहा ताकि वो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रख सके। वो लड़का बहुत एंग्री था और बहस करना चाहता था, लेकिन यांग ने मैजिक का इस्तेमाल समझाना जारी रखा। उसने उस कैप्टिव को हमेशा अपना बॉडीगार्ड बने रहने का ऑर्डर दिया, जिसने उस अनाथ को पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया। लड़के को टच करते हुए यांग ने कहा कि जो वो महसूस कर रहा है वो उसके अंदर की पावर है और अगर वो इसे प्रॉपर्ली कंट्रोल करना सीख ले
तो इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही यांग ने अपनी उंगली से बरेट के सीने को टच किया, वो अचानक एक ब्राइट लाइट से चमकने लगा, जो उसके अंदर मौजूद मैजिकल एनर्जी की प्रेजेंस को दिखा रहा था। अपने चमकते हुए टोर्सों के साथ मुट्ठी भींचते हुए बरेट पूरी तरह से सरप्राइज था। उसने बड़ी हैरानी से मैजिक के बारे में पूछा। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये कैसे काम करता है और आखिर ये कहां से आता है। बड़े इंटरेस्ट के साथ यांग ने पूछा कि क्या उसने कभी मैजिक या मैजिकल स्वॉर्ड स्किल्स के बारे में सुना है। जब उसे जवाब नाफ में मिला तो यांग ने हॉरर में अपना सिर पकड़ लिया। उसने सब कुछ बताने का प्रॉमिस करते हुए लड़के से ध्यान से सुनने को कहा और बरेट भी पूरी तरह से इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए उसे इंटरेस्ट के साथ देखने लगा। अब बात करते हैं मैजिक की। यांग ने एक्सप्लेन किया कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपनी सोल्स में एक रेजोनेंस ढूंढने के काबिल होते हैं। उसने बताया कि इसी मैनिफेस्टेशन को मैजिक कहा जाता है। उसने आगे एक्सप्लेन किया कि बरेट के अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसकी ही एबिलिटीज ने उसकी एनर्जी को ब्लॉक कर रखा है। यही वजह है कि ट्रेनिंग ने भी उसकी पावर को पूरी तरह अनलीश करने में उसकी मदद नहीं की। आखिर में यांग ने कहा कि उस अनाथ को अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुनकर बरेट ने हैरानी से पूछा कि क्या सच में उसकी ही स्किल्स उसे अपनी पावर मैनिफेस्ट करने से रोक रही थी। अपनी एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हुए यांग ने कहा कि उन्हें एक ऐसे पाथ को फॉलो करना होगा जो बॉडी और सोल की एनर्जी को आपस में कनेक्ट कर सके, ताकि वे अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकें। खुशी से आगे बढ़ते हुए बरेट ने पूछा कि क्या हमारा हीरो उसके लिए इस पाथ पर आगे बढ़ेगा, लेकिन यांग ने उसे पीछे धकेल दिया और कहा कि पहले वो उसकी बात ध्यान से सुने। वो अनाथ अपनी बात पर अड़ा रहा और पूछने लगा कि उसे क्या करने की जरूरत है, लेकिन हमारे हीरो ने पूछा कि क्या वो अपने डिसीजंस को लेकर पूरी तरह श्योर है, क्योंकि उसे हर जगह यांग को प्रोटेक्ट करना होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम न देखते हुए उस लड़के ने कहा कि वैसे भी उसका कोई घर या फैमिली नहीं है, लेकिन यांग ने एक्सप्लेन किया कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है और वो लड़का इसके लिए भी अग्री हो गया। एक मुस्कान के साथ उन्होंने एक डील पक्की की और हाथ मिलाया। उन्होंने अपने अग्रीमेंट और म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस को कंफर्म किया और एक साथ काम करने की तैयारी करने लगे। उसका हाथ पकड़े हुए यांग को समझ आ गया था कि बरेट कितना स्टबर्न और केयरफ्री है, लेकिन यही वो क्वालिटी थी जो उसे स्ट्रांग बनाती थी और बैटल में सर्वाइव करने के काबिल बनाती थी। ये याद करते हुए कि उसने पहली बार उसे कैसे देखा था, हमारे हीरो को एहसास हुआ कि वह एक स्वॉर्ड्समैन के रोल के लिए बिल्कुल राइट पर्सन है, क्योंकि इंसान जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है उसका कैरेक्टर और स्किल्स उतने ही यूनिक होते हैं। ये सोचते हुए कि उस अनाथ ने वेपन्स को कैसे चलाया था, यांग जानता था कि ऐसे लोग कभी हार नहीं मानते और अपने अपोनेंट्स को वार करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देते, जो उनकी टेनासिटी और स्ट्रेंथ को दिखाता है। बरेट का वो फियर्स गेज साफ बता रहा था कि ऐसे लोग मौत से नहीं डरते और दुश्मन के सामने डटकर खड़े हो सकते हैं, भले ही सिचुएशन पूरी तरह से होपलेस ही क्यों न लगे। बिना हिलेडुले शांति से खड़े होकर और हाथ मिलाते हुए यांग को एहसास हुआ कि जो वॉरियर मरने से नहीं डरता उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसकी यही डिटर्मिनेशन उसे बेहद डेंजरस और स्ट्रांग बनाती है। धीरे धीरे उस अनाथ का शरीर एक बार फिर गजब की स्ट्रेंथ से भर गया और एक अजीब सी रोशनी से जगमगा उठा, जो उसके अंदर बढ़ती हुई एनर्जी और पोटेंशियल को साफ दिखा रहा था। उस लड़के के शरीर में भरती हुई इस एनर्जी को देखकर हमारे हीरो को समझ आ गया कि बरेट अब एक बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन की एबिलिटीज दिखाने के पूरी तरह से काबिल है। उसका हाथ कसकर दबाते हुए हमारे हीरो ने उसकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया। उसने बरेट को भरोसा दिलाया कि वे दोनों मिलकर किसी भी मुश्किल ट्रायल्स को पार कर सकते हैं और हर कदम पर एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लंच की। जब यांग वहां पहुंचा तो उसने दरवाजे से ही काउंट के ताने और रेप्रोचेस सुने। उनकी आवाज बहुत ही स्टर्न और डिमांडिंग लग रही थी, लेकिन हमारा हीरो बहुत कामली अपनी टेबल की तरफ बढ़ा। अपने पिता के लेक्चर्स को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उसने एक गहरी सांस ली। वो सिर्फ अपने खुद के और आने वाले टास्क्स के बारे में सोच रहा था और अपना पूरा फोकस अपने प्लान्स और आइडियाज पर लगा रहा था। जब वो आदमी लगातार बातें कर रहा था और वाइन पी रहा था, हमारा हीरो नींद के झोंके ले रहा था। लेकिन यहीं से कहानी पलट जाती है। अचानक उसकी नजर काउंट के हाथ में पहनी उस रिंग पर पड़ी और वो उस आदमी के ज्वेलरी के प्यार को देखकर हैरान रह गया। उसने पहले कभी डरजीस का डायमंड्स में इतना इंटरेस्ट नोटिस नहीं किया था, लेकिन काउंट ने कभी उस रिंग को नहीं उतारा था। इस बात ने यांग के अंदर गजब की क्यूरियोसिटी और सस्पिशन पैदा कर दिया। पहले उसने सोचा कि शायद ये कोई वेडिंग रिंग है,
लेकिन हमारे हीरो ने तुरंत इस आइडिया को दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि उस रिंग पर लगा स्टोन बहुत ही सिंपल तरीके से काटा गया था और उसमें कोई प्रेशियस स्पार्कल नहीं थी। उस ज्वेलरी को करीब से देखने पर उसने सोचा कि ये रिंग सिर्फ ब्यूटी के लिए बिल्कुल नहीं बनी है, बल्कि पक्का इसका कोई हिडन फंक्शन है। उसी पल उसे एहसास होता है। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनकर हमारे हीरो को याद आया कि उसने ये आवाज पहले भी काउंट के ऑफिस में सुनी थी। वहां भी उन्होंने यही ऑर्नामेंट पहन रखा था और इस बात ने यांग के सस्पिशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। ये सोचते हुए कि आखिर डरजीस क्या छुपा रहे हैं, वो उस रिंग के पॉसिबल पर्पसेस के बारे में गहराई से सोचने लगा। वो सोच रहा था कि उसके पिता से कौन से गहरे सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज जुड़े हो सकते हैं। यांग का ये रिएक्शन नोटिस करते हुए काउंट अचानक जोर से चिल्लाए और कहा कि वो ख्याली पुलाव पकाना बंद करे और शांति से खाना शुरू करे। इस दौरान काउंटेस और सेल बिना किसी इंटरफेयरिंग के चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। काउंट ने बड़े इंटरेस्ट के साथ हमारे हीरो के नए दोस्त के बारे में पूछा। यह सुनकर यांग थोड़ा कंफ्यूजन में आ गया और उसने वापस बरेट के बारे में पूछा ताकि वो समझ सके कि आखिर ये कॉन्वर्सेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन करते हुए हमारे हीरो ने कहा कि उसने पहली बार उस लड़के को अपने भाई के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखा था, लेकिन जो कुछ भी वहां हुआ था उसके बाद उसे लगा था कि वो उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। काउंटेस ने भी बड़े इंटरेस्ट के साथ पूछा कि आखिर वहां क्या हुआ था। यांग ने एक्सप्लेन किया कि उस अनाथ ने एक दूसरे इंसान पर अटैक कर दिया था। यह सुनकर वो लेडी पूरी तरह से पजल रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका अडॉप्टेड बेटा ऐसे लड़के से कैसे दोस्ती कर सकता है जो हमेशा लड़ता रहता है। वो इस बात से काफी इंडिग्नेंट थी, लेकिन हमारे हीरो ने सीधा जवाब दिया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ दोस्ती करता है। हल्का सा मुस्कुराते हुए उसने अपनी नई मां की उस एडवाइस को सुना जिसमें उन्होंने अपनी स्टडीज को निग्लेक्ट न करने को कहा था। उनकी बातों से अग्री करते हुए यांग को भी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस का एहसास हुआ। लेकिन तभी एक बेहद मलिशियस टोन में काउंट ने कहा कि अगर यांग ने अगले 3 महीनों के अंदर पढ़ना और लिखना नहीं सीखा तो इसका पूरा ब्लेम वो बरेट पर डालेंगे और बिना किसी हेजिटेशन के उसके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे देंगे। अब बात करते हैं बगीचे की। फाउंटेन के पास खड़े मिल्टन और उनके टीचर किसी बात पर गहरी डिस्कशन कर रहे थे। वे अपने प्लान्स के लिए जरूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और फ्यूचर स्टेप्स पर चर्चा कर रहे थे। उस सिस्टर ने बड़ी उम्मीद से पूछा कि क्या वह आदमी उनके इंस्ट्रक्शंस को सही से हैंडल कर पाएगा। उस आदमी ने बड़े ओबीडियंटली अपना सिर झुकाया और उन्हें एश्योर किया कि वो इस टास्क को बहुत अच्छे से और सही समय पर पूरा करेगा। यही वजह है कि अचानक अपने ऊपर किसी की तेज नजर महसूस करते हुए, अचानक मिले इस अटेंशन से सरप्राइज होते हुए उसने नोटिस किया कि कुछ अजनबी उसे घूर रहे हैं, जबकि उसके हाथों में वो पेपर की शीट थी। यांग ने पूछा कि टीचर कहाँ गए थे और पता चला कि वो उस सर से बात कर रहे थे। इस बात ने हमारे हीरो के दिमाग में कई क्वेश्चंस खड़े कर दिए। मानो माफी मांगते हुए उस आदमी ने कहा कि उसने बस कुछ ही वर्ड्स एक्सचेंज किए हैं, लेकिन हमारे हीरो ने तुरंत नोट किया कि वो काफी लंबे समय से वहां से गायब था। उसका हाथ पकड़ते हुए और उसे वो पेपर थमाते हुए यांग ने एक्सप्लेन किया कि इस प्रोविंस में एम्परर का इन्फ्लुएंस कमजोर पड़ता जा रहा है और उसके पिता एक स्लगिश कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट में फंसे हुए हैं। चेहरे पर एक चालाक स्माइल के साथ उसने पूछा कि दरगी क्या सोचेगा अगर उसे पता चले कि एक कैपिटल ऑफिशियल उसके बेटे के प्राइवेट ट्यूटर से एक सुनसान जगह पर बात कर रहा था। अपना सिर झुकाते हुए टीचर ने उसे एश्योर किया कि यह सिर्फ एक आइडल टॉक थी। उसने डरते हुए पूछा कि क्या हमारे हीरो के लिए यह प्रेटेंड करना वाकई इतना मुश्किल है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। पूरी तरह से टेंस फील करते हुए वो आदमी यांग के रिस्पॉन्ड करने का इंतजार करने लगा। यांग ने जवाब दिया कि इस सिचुएशन पर आंखें मूंदना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है जिसने उसके मेंटोर को पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया। अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए हमारे हीरो ने उस ट्यूटर से कहा कि वो कल गार्डन में उसके पिता से आधे घंटे तक बात करे। इस रिक्वेस्ट को सुनकर वो सरप्राइज तो हुआ, लेकिन ऐसा करने के लिए अग्री हो गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई थी। यांग ने उसे एक शीट थमाई जिसमें डेजर्ट के बारे में एक आर्टिकल लिखा था और उससे लेट स्प्रिंग के क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन और एक मैप लाने को कहा। एक गहरी स्माइल के साथ हमारे हीरो ने कहा कि उसे उम्मीद है कि टीचर एक स्मार्ट मैन है और वो समझ गया होगा कि यांग का क्या मतलब है और ये टास्क बिल्कुल करेक्टली पूरा किया जाएगा। सिर झुकाते हुए उस आदमी ने एश्योर किया कि वो सब कुछ समझ गया है और अपने स्टूडेंट के गोल से पूरी तरह अवेयर है। बिना कोई अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछे वो इस ऑर्डर को एक्यूरेटली पूरा करने की तैयारी करने लगा। अब बात करते हैं मैजिकल एनर्जी की।
अचानक उनके आसपास का स्पेस फिर से मैजिकल एनर्जी से जगमगा उठा, जो छोटे फायरवर्क्स की तरह एक अजीब सा ग्लेयर दे रहा था। अपनी उंगलियों से स्पेस को मेजर करते हुए यांग ने दरगी की रिंग का डायमीटर डिटरमाइन करने की कोशिश की। उसका पूरा कंसंट्रेशन उस प्रेशियस ज्वेलरी के साइज और डिटेल्स पर था। उस ग्लो में रिंग का इमेज साफ रिफ्लेक्ट हो रहा था और हमारे हीरो ने उस स्टोन के साइज का अंदाजा लगा लिया। उसी पल उसे एहसास होता है कि प्रोपोर्शंस की एक्यूरेसी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर के सामने बैठे हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस ज्वेलरी को कैसे ड्रॉ किया जाए ताकि इसकी सारी डिटेल्स बिल्कुल ओरिजिनल रिंग से मैच करें और पूरी तरह एक्यूरेट हो। इसे एक ट्राई देने का फैसला करते हुए उसने अपना पेन घुमाना शुरू किया। वो इमेज को ड्रॉ करने लगा ताकि एक एग्जैक्ट कॉपी मिल सके। उसका पूरा फोकस उन डिटेल्स और शेप्स पर था। अचानक हैना कमरे में एंटर हुई और उसने उसे आवाज दी, जिससे यांग का अटेंशन खिंच गया और वो एक पल के लिए अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो गया। तब तक यांग अपना काम फिनिश कर चुका था और हैना ने नोटिस किया कि हमारे हीरो ने एक रिंग ड्रॉ की थी और कुछ लिखा भी था। उसका पूरा अटेंशन उस इलस्ट्रेशन पर था। शीट को क्लोजली देखते हुए उस लड़की ने कहा कि ये ज्वेलरी बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी काउंट पहनते हैं। वो उस ड्राइंग की एक्यूरेसी और ओरिजिनल रिंग से उसकी सिमिलैरिटी देखकर पूरी तरह से मार्वल कर रही थी। ये एडमिट करते हुए कि वो बिल्कुल सही थी, हमारे हीरो ने एक्सप्लेन किया कि उसके पिता कभी भी उस रिंग से दूर नहीं होते, भले ही उन्हें डायमंड्स बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी बात ने उसका अटेंशन अपनी ओर खींचा था। उसने उस मेड की आंखों की शार्पनेस को बहुत सरप्राइज के साथ नोट किया। वो उसकी अटेंशन और उन डिटेल्स को देखने की एबिलिटी से हैरान था, जो किसी ऑर्डिनरी गेज से आसानी से बच सकती थी। लेकिन यहीं से कहानी पलट जाती है। उसे अभी भी ये बहुत अजीब लग रहा था कि दरगी ने एक डायमंड से की बनाने का फैसला क्यों किया। वो गहराई से सोच रहा था कि आखिर एक प्रेशियस स्टोन का इस्तेमाल क्यों किया गया। ये सोचते हुए कि आखिर वो डायमंड रिंग ही क्यों है, उसी पल उसे एहसास होता है कि डायमंड कभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इस बात ने उसे उस रिंग के असली पर्पस के बारे में एक नया क्लू दे दिया। काउंट की ऑफिस डेस्क में बने उस सीक्रेट ड्रॉर को याद करते हुए उसे समझ आ गया कि उसमें एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है और वो रिंग असल में एक लॉक पिक हो सकती है। एक गहरी स्माइल के साथ उसने कहा कि हैना की वजह से उसे एक बेहतरीन आइडिया मिल गया है। उसने हैना को एक ऐसा कारपेंटर ढूंढने को कहा जो उस रिंग की एक रेप्लिका बना सके, जिसके ऊपर रबर कोटिंग लगी हो। अगले दिन वो टीचर यांग की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए काउंट के ऑफिस आया। वो उस आदमी को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी तैयारी के साथ आया था ताकि उसका बेटा आसानी से ऑफिस के अंदर एंटर कर सके। चेहरे पर एक स्माइल के साथ उसने कहा कि उनकी कॉन्वर्सेशन काफी लंबी होने वाली है। उसने दरगी को थैंक यू कहा कि वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करने के लिए अपना समय देने को तैयार हो गए। ऑफिस से बाहर निकलते हुए उसने काउंट को अपने पीछे फॉलो करने को कहा और वो आदमी बिना कोई क्वेश्चंस पूछे बहुत ही ओबीडियंटली उसके पीछे चल दिया। हॉलवे में पहुंचकर काउंट ने अचानक पूछा कि आखिर टीचर किस बारे में बात करना चाहता है और उन्हें कहीं जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। यही वजह है कि दूसरी तरफ यांग एक कोने से उन दोनों पर नजर रखे हुए था। वो अपने प्लान को पूरी तरह एक्सिक्यूट करने की तैयारी कर रहा था, हर एक डिटेल्स के बारे में सोचते हुए और पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए। बिल्कुल साइलेंटली वे दोनों मैंशन के डोर्स की तरफ बढ़ने लगे। वे कुछ नहीं बोल रहे थे, बस इतना समझ रहे थे कि एक बहुत ही सीरियस और इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होने वाली है। हैना भी हमारे हीरो के साथ थी और उसने हैना से वो फेक रिंग मांगी जो इस प्लान को पूरा करने और उसकी को इमिटेट करने के लिए बेहद जरूरी थी। एक सफेद क्लॉथ से उस ज्वेलरी को बाहर निकालते हुए उस लड़की ने उसे यांग के हाथों में सौंप दिया। वो रिंग उस कॉपी की एक्यूरेसी और डिटेल्स की नीट एग्जीक्यूशन को साफ साफ दिखा रही थी। अपने हाथों में उसे ध्यान से एग्जामिन करते हुए हमारे हीरो ने नोट किया कि इसका साइज बिल्कुल ओरिजिनल के सिमिलर था और इसके ऊपर चढ़ी रबर की लेयर इसकी रिलायबिलिटी को पक्का कर रही थी। उसकी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए उसे थैंक यू कहते हुए यांग ने उसे मुट्ठी भर कॉइन्स दिए। उसे उम्मीद थी कि ये उसके फैमिली का पेट पालने के लिए इनफ होगा और ये इनाम पाकर वो लड़की खुशी से झूम उठी। वहां से निकलते हुए उसने उस मेड को गार्ड करने के लिए कहा। वो ग्रेटफुल सर्वेंट इस टास्क की इंपॉर्टेंस और विजिलेंट रहने की जरूरत को समझते हुए तुरंत अग्री हो गई। पीछे मुड़ते हुए यांग ने पूछा कि क्या बैरिक अपना टास्क पूरा करने के लिए तैयार है। वो उस अनाथ की रेडीनेस और उसे दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस को असेस कर रहा था। बहुत ही रिलक्टेंटली उस लड़के ने पूछा कि आखिर उसे ये सब चीजें क्यों करनी पड़ रही है।
उसके चेहरे पर साफ डाउट और आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर कंसर्न नजर आ रहा था। उसका हाथ थामते हुए हमारे हीरो ने एक्सप्लेन किया कि एक गार्ड को किसी को भी ऑफिस के अंदर नहीं आने देना चाहिए, जो इस टास्क की सीरियसनेस को दिखा रहा था। आंखों में एक आग लिए उस अनाथ ने जवाब दिया कि वो इस टास्क को आसानी से कोप कर लेगा। उसका कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन बता रहा था कि वो हर डिफिकल्टीज को पार करके अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। गहरे कंसर्न के साथ यांग ने उसे समझाया कि बैरिक का रोल इस पूरे प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर वो फेल हुआ तो उनका पूरा प्लान ताश के पत्तों की तरह कोलैप्स हो सकता है। अब बात करते हैं ऑफिस के अंदर की। अंदर एंटर करते हुए हमारा हीरो टेबल के पास पहुंचा। वहां उसने एक अजीब सा बॉल देखा जिसके ऊपर कुछ रखा हुआ था। इसने तुरंत यांग का अटेंशन खींचा और इसके पर्पस को लेकर उसके दिमाग में कई क्वेश्चंस खड़े कर दिए। अपने हाथों से ओपनिंग टटोलते हुए आखिर उसे वो जगह मिल गई जहां उसे अपनी डुप्लीकेट रिंग इंसर्ट करनी थी। वो बहुत ही केयरफुली हर ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर रहा था और अपने एक्शंस पर पूरा कंट्रोल रखे हुए था। सिर्फ एक डेफ्ट मूवमेंट के साथ वो डेस्क का ड्रॉर खोलने में कामयाब हो गया। ये उसकी डेक्सटेरिटी, स्किल और बिना किसी अननेसेसरी एफर्ट के टास्क कंप्लीट करने की प्रिसिशन को दिखा रहा था। जैसे ही वो हाइडिंग प्लेस खुला, हमारा हीरो एक पल के लिए अमेजमेंट में सुन पड़ गया। वो उस डिवाइस की सिंप्लिसिटी देखकर हैरान था कि कितनी आसानी से उसने उसकी प्रोटेक्शन को ओवरकम कर लिया था। यांग इस बात से बेहद डिलाइटेड था कि सब कुछ उसकी सोच से कहीं ज्यादा आसान निकला। उसे एहसास हो गया था कि इस टास्क में उसे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉक्स में रखे उन पेपर्स को देखते हुए उसे समझ आ गया कि ये लेटर्स असल में अदरवर्ल्डली वॉरियर्स के क्लैन की तरफ से थे, लेकिन उसे उनका कंटेंट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज अच्छे से नहीं जानता था। एक ब्लैंक शीट लेते हुए उसने उन लेटर्स को रीराइट करने का फैसला किया ताकि वो बाद में उनके मीनिंग को आराम से स्टडी कर सके। उसका पूरा फोकस हर एक डिटेल्स पर था ताकि वो इस इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली समझ सके। एक पल के लिए उसने सोचा कि अगर वो इस पर डेट और सील लगा दे तो ये इस डॉक्यूमेंट को पूरी ऑथेंटिसिटी देगा और एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का इंप्रेशन क्रिएट करेगा। अपने प्लान को कैरी आउट करने का फैसला करते हुए यांग ने टेबल से काउंट की स्टैंप उठाई और बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के डर के अपने आइडिया को एक्शन में बदल दिया। उसे पता था कि ट्रेजरी पक्का इस रिपोर्ट को काउंट के टैक्स रिकॉर्ड्स के साथ चेक करेगी, जिससे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और ऑडिटर्स को इस इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी पर पूरा यकीन हो जाएगा। जब उसका काम खत्म हो गया तो वो उन पेपर्स को फोल्ड करने लगा। वो सोच रहा था कि उसे सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा रखना होगा ताकि उसके पिता को किसी भी चीज का शक न हो। उसी पल उसे एहसास होता है। अचानक उसने दरवाजे के बाहर किसी को पूछते हुए सुना कि क्या काउंट अपने ऑफिस में है। ये सुनकर वो हॉरर में पूरी तरह सुन पड़ गया। उसे एहसास हो गया था कि कोई स्ट्रेंजर उसे यहां देख सकता है। पलक झपकते ही एक सर्वेंट ने ऑफिस में एंटर किया। यांग के हाथों में पेपर्स देखकर वो पूरी तरह से सरप्राइज रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हमारा हीरो वहां क्या कर रहा है। ये रियलाइज करते हुए कि वो भारी ट्रबल में फंस चुका है, हमारे हीरो ने अपने एक्शंस छिपाने और उस आदमी के अटेंशन को टेम्पररीली न्यूट्रलाइज करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक ही पल में उसके आसपास की हर चीज एक अजीब सी लाइट और एनर्जी से भर गई। तो दोस्तों, कहानी का ये रोमांचक हिस्सा यही खत्म होता है। अब आगे क्या होगा हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। यकीन मानिए, असली मैडनेस तो बस अब शुरू हुई है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मनहुआ रैट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि अगले दमदार एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।